नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार, और आज अपने इस ओपिनियन पोल की सीरीज में हम आपको लेकर चलेंगे दक्षिण। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी गोनिका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद की आखिरी बैठक में अपने मंत्रियों से कहा कि हम दक्षिण भी जीत रहे हैं, हम 400 सीटों के साथ वापसी करेंगे। इसका आधार क्या था? नरेंद्र मोदी के पास आखिर क्या पुख्ता जानकारी है? 400 सीटें जीतने का टारगेट दक्षिण विजय के बिना पूरा नहीं हो सकता, यह बात बिल्कुल सच है। और दक्षिण के 5 राज्य हैं जिन्हें आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और आंध्र प्रदेश। और इन राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं करती, या उन राज्यों में जहां उसका खाता नहीं खुलता, वहां खाता खोले बगैर ये 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए मुमकिन नहीं है। दक्षिण के 5 राज्यों में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में मोदी की पार्टी ने दक्षिण में लोकसभा की 29 सीटें जीती थी। 25 सीटें कर्नाटक में और 4 सीटें तेलंगाना में। लेकिन 400 सीट के पार जाने के लिए इतना काफी नहीं होगा। बीजेपी को अगर इस बार के चुनाव में दक्षिण का द्वार खोलना है तो यहां से कम 55 से 60 सीटें तो जीतनी ही पड़ेंगी। बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार तभी संभव है जब बीजेपी तेलंगाना में भी जीते, केरल में भी जीत दर्ज करे, तमिलनाडु में भी सीटें जीते और कर्नाटक तो खैर जीतना ही है। मोदी के विरोधी कहते हैं कि दक्षिण में बीजेपी घटने जा रही है। राहुल गांधी दक्षिण भारत को ही बेस मानकर चल रहे हैं। दक्षिण के 2 राज्यों में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और यह बात कहने के लिए इसलिए उनके पास एक आधार भी है। क्या दक्षिण में मोदी और राहुल भिड़ेंगे? मोदी और राहुल जब भी आमने सामने होते हैं तो मोदी ही जीतते हैं। दक्षिण में क्या नतीजा निकलेगा? 24 का चुनाव मोदी के फेवर में जाएगा या राहुल की सरकार बनाएगा? 5 राज्यों का ओपिनियन पोल कुछ ही देर में आपके सामने होगा। तो आपको इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी 5 राज्यों की जो अलग अलग सीटें हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, कर्नाटक की 28, तमिलनाडु पुडुचेरी की 40, केरल की 20 और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें। कुछ ही देर में आपको वॉल पर दिखाई देगा हमारा वो ओपिनियन पोल जिससे साफ हो जाएगा कि आखिर दक्षिण में इस बार चुनाव में क्या होने वाला है। और ये कुल 130 सीटें हैं गोरिका, जिनकी हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। हम लगातार एक क्रम में, एक सीरीज में दिखा रहे हैं आपको यूपी का सर्वे, बिहार का सर्वे, महाराष्ट्र, बंगाल की हम लोग सब बात कर चुके हैं। दक्षिण भारत की इन 5 राज्यों की 130 सीटों में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेश तो ऐसे हैं जहां पर 0 है, 0 है। आंध्र प्रदेश में उसके पास एक भी लोकसभा की सीट नहीं है, केरल में लोकसभा की सीट नहीं है, तमिलनाडु में कोई सीट नहीं है उसके पास। ये 2 राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में बहुत अच्छा और दूसरे राज्य में अपने जनाधार के मुताबिक ठीक प्रदर्शन करती है। तेलंगाना में 4 सीटें 2019 में आई थी, कर्नाटक में आप 25 सीटें उसके पास है, 28 सीटों वाले राज्य में। तो ऐसे अगर आप देखिए तो 25 और 4 29 सीटें पूरे उत्तर भारत की इन 130 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। हम एक एक राज्य करके आज आगे बढ़ेंगे। आपके सामने सबसे पहले तेलंगाना का सर्वे हम रखने जा रहे हैं। उससे पहले आपको मेहमानों से मिलवा दें। आज आपके सामने दक्षिण भारत के इस ओपिनियन पोल पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अनुभवी मेहमान हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री कृष्णा जी का, हमारे बीच में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपके अनुभव से आज हमको दक्षिण भारत में हमें भी जो है अपनी जानकारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। समीर चौगामकर साहब हमारे बीच में। समीर जी, आपका बहुत स्वागत है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी आपका बहुत स्वागत। और इस सर्वे की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो हमारे साथ भावेश झा भी हमारे साथ है। हम गलत या सही जो होता है उसका हम लोग श्रेय भी और ठीकरा सब वहीं देते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा पहले मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं इससे पहले तेलंगाना का मैं सर्वे हम लोग खोले गोनिका, एक राय जरूर लेनी चाहिए क्योंकि उसके बाद तो फिर सीधे सीधे नंबर हम लोग बता देंगे। शुरुआत उस छोर से करते हैं जहां पर आप इस वक्त खड़ी हुई हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ज्यादा रुचि मेरी तो इन 3 राज्यों में जानने की है, यहां पर 0 से आगे क्या भारतीय जनता पार्टी बढ़ पाएगी? विजय जी, क्या लगता है आपको? ईमानदारी वाली बात बतानी है। तो ईमानदारी से ही बात करते हैं, इसलिए नाराज रहते हैं आप। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, खाता खुलेगा बीजेपी का या नहीं? खाता खुल सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कोई स्कोर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। खाता खुलने की संभावना दिखाई देती है। हालांकि आंध्र प्रदेश में, अभी हम लोग तमिलनाडु केरल की बात छोड़िए, आंध्र प्रदेश में वेंकैया नायडू के जमाने से पार्टी कोशिश करती रही, लेकिन कोई बड़ी कोशिश, बड़ा सफलता वहां नहीं मिली। लेकिन मुझे लगता है इस बार कोई ना कोई खाता खुल सकता है और केरल जैसे राज्य में भी संभावना बन सकती है कि खुले, लेकिन कोई बड़ा फिगर होगा और उससे 370-400 में कोई बड़ी मदद मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। सर, आपका अभी असेसमेंट क्या कहता है?
क्या 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 स्कोर मतलब हाँ बोर्ड पर नंबर लगाने की बात है। आपसे पूछना चाहिए था सबसे पहले आपको सीधा सीधा सा। सर मैं मुझे आप जहां आ जाते हैं कुछ दिखता ही नहीं और मैं तो ये कहूँगा कि आंध्र प्रदेश में फिलहाल अगर एक दो भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जी केरल में अभी भी मेरे को लगता है इतनी आसान नहीं होगी। अगर एक भी आ जाए तो अच्छी, एक भी आई तो बड़ी बात आ हो जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर। तमिलनाडु में आप देखिए, जब भी भाजपा कोई द्राविड़ पार्टी के साथ मिली है तभी सीट मिली है, अपने बल पे नहीं मिली है। क्योंकि मैं आपको एक सीधी बात बता, देखिए आप चाहे कुछ भी कहिए, तमिलनाडु जब तक तमिलनाडु का बात है वहां अभी भी भाजपा को हिंदी पार्टी वाला टैग हटा नहीं है, टैग लगी हुई है। ओके खैर एक ही इनका अच्छी बात है कि भाजपा का उनका संगठन जो है वो काफी मजबूत है और उन्होंने अभी से ही शुरू कर दिया अपना इलेक्शन कैंपेन, जो विरोधी दल अभी शुरू भी नहीं कर पाए। शायद ये एक छोटा सा प्लस पॉइंट जो इनके फेवर में जा सकता है। लेकिन यहाँ सीट स्कोर करना अभी बड़ी बात होगी, अभी बहुत बड़ी बात। अच्छा ठीक है सर। हर्षवर्धन जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि बड़ा कमाल है कि कम से कम तेलंगाना और कर्नाटक में अब आप बात नहीं कर रहे हैं। उसकी जहां बात सीट नहीं है देखिए नहीं, वहां नहीं, बात होगी कि इससे ज्यादा आएगी दरअसल क्या। वही बात कर रहा हाँ। हूं कि तेलंगाना और कर्नाटक यानी दक्षिण भारत के दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलेंगी। कर्नाटक ने तो कमाल किया है, तेलंगाना ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में किया, मतलब दो दक्षिण के राज्य पूरी तरह से दक्षिणपंथी हो रहे हैं, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। अब आगे बात करेंगे उस पर। इन तीन राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अगर टीडीपी और जनसेना पवन कल्याण की जो है उसके साथ अगर नहीं जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी शून्य रहने वाली है। वहां इतना नहीं हो सकता, हमारे यहां अवधि में कहते हैं कि मूस मोटाई तो लोढ़ा हुई, तो उससे ज्यादा हो नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई सीट जीतेंगे। लेकिन केरल के बारे में मैं जरूर कहूंगा, केरल में कम से कम ऐसी 6 सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा जंप मिलेगा और वो कमाल कर सकती है। आप जब एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी जैसे लोगों को पत्तनमथिट्टा से लड़ते हुए देखते हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत देखते हैं तो थोड़ा सा खेल हुआ तो बदलेगा। त्रिशूर में बदल सकता है, तिरुवनंतपुरम डिटेल में बाद में बात करेंगे। मतलब आंध्रा में अगर सर्वे सीट देता है तो आपको हैरानी होगी। केरल में हैरानी नहीं होगी। और तमिलनाडु में भी ऐसी कम से कम 4 से 5 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी गेन कर सकती है। सीट निकली तो इस पर आपको आश्चर्य नहीं होगा। इसकी वजह शायद ये भी होगी क्योंकि 13% पिछली बार केरल में बीजेपी को वोट शेयर मिला भी था और शायद सीट तो नहीं मिली, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो सीट में शायद कन्वर्ट हो सकता है, जैसा कि हर्षवर्धन जी अनुमान लगा रहे हैं। भावेश से नहीं पूछेंगे, नहीं तो इनको तो रिजल्ट पता ही है सारा। ये खोल देंगे। तो आइए कोने पहले राज्य का फिर हम ओपिनियन पोल रखते हैं सामने। तो तेलंगाना का ओपिनियन पोल 17 सीटों वाला तेलंगाना, आखिर इस मोदी के नाम पर जब वोट पड़ेगा तो क्या बीजेपी को कितनी सीटें देने वाला है और पार्टियों को कितनी सीटें देने वाला है, सर्वे आपके सामने आ रहा है। अब 17 सीटों वाले तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत सकती है। इसका मतलब 2019 की तुलना में 1 सीट ज्यादा, 5 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को, 2 सीट बीआरएस को, के चंद्रशेखर राव की पार्टी बहुत निराशा होगी उनको इस नंबर से। कांग्रेस पार्टी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनेगी ऐसा हमको लगता है सर्वे के आधार पर। 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और एआईएमआईएम को जो हैदराबाद की सीटें मैं मान के चल रहा हूं ये वही सीट होगी, अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो 1 सीट एआईएमआईएम को, 5 बीजेपी, 2 बीआरएस, कांग्रेस 9 और एमआईएम को 1 सीट। बीजेपी गोनिका यानी 2019 की तुलना में 1 सीट गेन करती हुई दिखाई दे रही है। तो के चंद्रशेखर राव के लिए जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी निराशा है कि 2 सीटें हैं, राज्य तो उनके हाथ से गया ही गया, अब लोकसभा चुनाव में भी उनको सफलता मिलती नहीं दिख रही है। कांग्रेस की 9 सीटें, समीर जी क्या कहेंगे इस ओपिनियन पोल के नतीजों पर? क्या लग रहा है आपको कि ये आपके अनुमान के मुताबिक लग रहा है कि वही नतीजे हैं जो आप सोच रहे हैं या आपका अनुमान है? निश्चित रूप से मुझे लग रहा था कि तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि 2019 का अगर परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वहां से 4 सीटें मिली थी। हालांकि 3 उनके साथ साथ अभी विधानसभा चुनाव में हार गए थे, जी किशन रेड्डी चुनाव नहीं लड़े थे, जिसमें से 2 को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से टिकट दे दिया है और अभी एक बापूराव जो है आदिलाबाद की, शायद उनको अभी टिकट डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वहाँ संगठन लगातार मजबूत रहा, तो मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी 5 से 6 सीटें तेलंगाना के अंदर जीत सकती है। और जिस हिसाब से बीआरएस
बीआरएस का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में रहा है, उसके बाद ये तय था कि जो 2019 में बीआरएस का प्रदर्शन रहा वो कतई स्थिति में नहीं रहने वाला है। और रेवंत रेड्डी की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि, और उन्होंने कहा भी था जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी कि कांग्रेस की मैं यहाँ से 17 में से कम 12 से 13 सीटें जितवा के दूंगा कांग्रेस को। तो मुझे लग रहा है कि वो उसमें सफल हो रहे हैं। 9 सीटें कांग्रेस को आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोट जो एक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गया था, वही बीआरएस का अल्पसंख्यक मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव में वोटिंग कर रहा है और इसीलिए कांग्रेस को वहां बेनिफिट हो रहा है और बीआरएस को नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। जो 3-4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी शायद वो तो जीतेंगी। इसके अलावा भी एक बीआरएस के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उन्हें टिकट दे दिया गया है पाटिल को। मतलब बीजेपी इससे बेहतर कर सकती थी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे लग रहा है कि 6 सीटों की मुझे उम्मीद थी कि 6 से 7 हिसाब से विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है कि 8 सीटें जीती और वोट बैंक दुगुना कर लिया था, तो मुझे उम्मीद है कि 5 से 6 सर्वे बता रहा है कि यहां सीधी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही तेलंगाना में हुई है, लेकिन बीजेपी शायद चाहती हो कि इससे और बेहतर करे। कृष्णा सर, मेरे को तो ये लगता है कि जो वोट परसेंटेज बीजेपी की बढ़ी थी असेंबली में, शायद उसका असर अभी लोकसभा में भी पड़ रहा है, इसीलिए उनका सीट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। 4 से 5, मैं कहता हूँ 6 भी हो सकता है, 6 या 7, मैक्सिमम 7 हो सकता है, मेरे को ये लग रहा है अभी तक। अभी तो फिलहाल बहुत जल्दी है, अभी देखते हैं चुनाव तो आगे। लेकिन अभी जो बात आप हम कह रहे थे तमिलनाडु के लिए कि वो हिंदी पार्टी वाला टैग जो तमिलनाडु, अब देखिए तेलंगाना में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, तेलंगाना में ऐसी नहीं है। तमिलनाडु अलग किस्सा है। देखिए तमिलनाडु का अगर आप इतिहास देखेंगे 68 से जब कांग्रेस ने हिंदी प्रचार किया, जब से वो अलग हो गए थे। माने कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई, कोई भी दूसरी पार्टी जीत नहीं पाई द्राविड़ के अलावा, और जो पार्टी द्राविड़ के साथ जाती है वही जीत पा रही थी। तो अभी भी एक तरह के वो डीएमके द्राविड़ पार्टी जो हैं वो जो इमोशंस पे अभी भी खेल रहे हैं। अब वो कहां तक, मतलब तेलंगाना के लोग बीजेपी को अब ये हमारे बीच की पार्टी है ऐसा समझने लगे हैं। कोई आउटसाइडर टैग नहीं है तेलंगाना में, आउटसाइड नहीं है। बीजेपी थोड़ा सा वहां पे माने एक तरह का बेस बन रहा है उनका तेलंगाना में। पहले जब आंध्रा तेलंगाना एक था तब से ही इनका बीजेपी का जो संगठन है काफी काम कर रहा था उधर। और वहां पे एक और देखिए, जब नायडू थे, वेंकैया नायडू, संगठन का उन्होंने बहुत काम किया है, शायद उसका असर अभी भी थोड़ा पड़ रहा है। ठीक, विजय जी। नहीं, आंध्र प्रदेश का जैसे जिक्र किया और तेलंगाना का, तेलंगाना में हिंदी वाली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में एक तो आप जाएंगे तो वहाँ पर हिंदी भाषी बहुत लोग हैं, वो हिंदी की तरह से ही कमोबेश बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, तो इसलिए वहाँ पर वो परेशानी नहीं है। संगठन वहाँ है, बस नेता वहाँ मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को, कि नेता अगर कोई हो, अब वो बंडी संजय कुमार हैं, जी किशन रेड्डी हैं, ये पार्टी को खुद को तय करना है कि उनका नेता कौन है तेलंगाना में। उससे मुझे लगता है कि उनका संगठन और ज़्यादा मजबूत तरीके से आ सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी कमोबेश ये रहने वाली है, इससे कम नहीं होगी। जो दिख रहा है, हाँ, उतना के आधार पर रहेगा, क्योंकि रेवंत रेड्डी जो है ना बड़े ताकतवर लीडर के तौर पर निकल कर आए हैं और कांग्रेस को उन्होंने एक मजबूत जगह दी। हालांकि वो भी एक जमाने तक एबीवीपी के नेता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बजाय भारतीय जनता पार्टी अपनी लीडरशिप पर डावाडोल ना हो, किसको नेता बनाना है, तो आज की तारीख में भी तेलंगाना में बेहतर कर सकती है और ये प्रदर्शन हो सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में भी थे और पूरा धुआंधार प्रचार भी शुरू हो गया है। तेलंगाना में जब प्रधानमंत्री मौजूद थे तो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने उन पर अटैक किया कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, उस पर प्रधानमंत्री ने पूरे देश को उनका परिवार कह दिया। सुनिए प्रधानमंत्री ने आदिलाबाद में आज क्या कहा। और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है
मैं हूं मोदी का परिवार। मैं हूं मोदी का परिवार। नेने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार। मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम। नेने साथियों, तो सीट बाय सीट भी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर बीजेपी को जीत मिलती दिख रही है, या फिर जहां से बीजेपी को निराशा हाथ लगेगी, या उन सीटों पर किस तरीके का समीकरण बैठता है। लेकिन हर्षवर्धन जी, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको लग रहा है कि बीजेपी की 4 से 5 सीटें हो सकती है? कौन सी ऐसी एक सीट हो सकती है जहां से लग रहा है कि बीजेपी शायद जीत सकती है, जो पिछली बार नहीं जीत पाई थी? देखिए, मुझे नहीं पता है कि इन 5 सीटों में कौन सी सीटें हैं जो इस सर्वे में हैं, वो शायद अभी भावेश जी बताएंगे। लेकिन एक तो एक आदिलाबाद में थे जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट है, 2 सीटें हैं, एक जहीराबाद के एमपी बीबी पाटिल जो बीआरएस के थे वो आ गए हैं, दूसरा महबूब नगर में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि करीब करीब 6 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर करती हुई दिख रही है। अब एक सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। और देखिए, एक बात बहुत स्पष्टता से देखिए, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोमेंटम पकड़ा और पता नहीं जो भी वजह रही हो अंतिम में मोमेंटम लूज किया। लोकसभा चुनाव में ऐसा किसी भी स्थिति में होगा, ये कोई भी सामान्य जो समझ रखता है राजनीति की, नरेंद्र मोदी के रहते नहीं होने वाला। दूसरा, जब लोकसभा का चुनाव होगा, और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव दक्षिण भारत दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी राष्ट्रीय राजनीति के विकल्प को देख रहा है। और वो इन सभी दक्षिण भारत के 5 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक तेलंगाना में इसलिए ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि बेस उसके पास पहले से है, और उसी वजह से मुझे लगता है कि जब वहां लड़ाई होगी तो हो सकता है कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के बीच में बहुत कम अंतर होगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीटों के लिहाज से नंबर 1 पार्टी भी बन जाए। अरे, तो आपको लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी इंटरचेंज हो सकते हैं तेलंगाना के अंदर? निश्चित तौर पर। भावेश नाम आपके पास एक तो सीटें हैं सर, 3-4 जो बड़ी सीटें हैं। विधानसभा का जिक्र किया तो बीआरएस का जो नुकसान हुआ ना, वो केवल इसी मैसेज से हुआ कि वहां लोगों को लगा कि बीआरएस प्लस बीजेपी चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, वो उसका नुकसान बीआरएस को उठाना पड़ा। नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि इतना खराब परफॉर्मेंस उनका रहेगा, और जो वोटर था वो बीजेपी के खिलाफ था, उसी का नुकसान बीआरएस को भी उठाना पड़ा। जिन सीटों की जिक्र अभी गोनिका कर रही थी, एक एक करके उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले करीमनगर, तेलंगाना की एक हाई प्रोफाइल सीट है, यहां से बंडी संजय चुनाव लड़ते हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। और भी जो जिक्र कर रहे थे विजय जी की, इनको जिस तरीके से इनको रिप्लेस किया गया, शायद वो बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले कोई बहुत बेहतर डिसीजन नहीं था। बंडी संजय ने तेलंगाना में बीजेपी को स्थापित किया था, इसमें बड़ी भूमिका थी। तेलंगाना प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय ने 2019 के चुनाव में टीआरएस के उम्मीदवार को 90,000 से ज्यादा वोट से हराया था करीमनगर की सीट से, और बीजेपी ने एक बार फिर यहां से उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है, और यहां बंडी संजय की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जल्दी बात कर लेते हैं निजामाबाद की सीट की भी। तेलंगाना की यह भी एक और बड़ी सीट है निजामाबाद। 2019 में बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी ने टीआरएस के उम्मीदवार के कविता को, यहां से जो केसीआर की बेटी हैं, उनको 72,000 से ज्यादा वोट से हराया था। अरविंद धर्मपुरी की जीत तेलंगाना में बीजेपी के लिए एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट रही थी, और एक बार यहीं से वो फिर दोबारा उम्मीदवार हैं, और ऐसा लग रहा है कि अरविंद धर्मपुरी भी अपनी जीत जो है वो निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिकंदराबाद की बात करें, मजबूत गढ़ है, ये भी बीजेपी का। जी किशन रेड्डी, जिनको अब अध्यक्ष बनाया और ये केंद्र में मंत्री भी हैं, ये यहां से जीते थे। 61,000 से ज्यादा वोटों का इनका मार्जिन था। ये भी बीजेपी के लिए एक प्लस सीट दिखाई दे रही है। और जो एक सीट यहां आप देख रहे हैं एआईएमआईएम को मिलती हुई, ये हैदराबाद की सीट है। हैदराबाद से ओवैसी 5वीं बार सांसद बन सकते हैं, ये भी हमारा सर्वे जो है वो दिखा रहा है। यानी हैदराबाद में बीजेपी ने उनके सामने एक महिला कैंडिडेट उतारी है, डॉक्टर लता जो है बहुत मजबूत उम्मीदवार बताई जा रहे हैं। भावेश बता सकते हैं कि वहां पर क्या मजबूत नहीं कि इनको लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हैदराबाद में तो ओवैसी का पूरा वो है कब्जा। मेरे ख्याल से ये अभी सोचना कि हैदराबाद में बीजेपी जीत जाएगी, जबकि वहां पे सोशल इक्वेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है तेलंगाना के और किसी रीजन से आप देखेंगे या किसी और डिस्ट्रिक्ट से देखेंगे। तो हैदराबाद में ओवैसी को हराना फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। एक ही केस में ओवैसी वहां पे हार सकते हैं, यदि कांग्रेस वहां पे पूरी तरह जो माइनॉरिटी वोट का पूरी तरह डिवाइड कर दे, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे जो मुस्लिम का जो वोट है कंसोलिडेटेड उनके हाथ में, कांग्रेस के लिए उनको वोट करने के लिए कोई वजह
वजह नहीं है। हाँ, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए तो वहां पे जो एंटी बीजेपी का जो वोट है वो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी आज की डेट में कांग्रेस है। इसीलिए आप देखेंगे कांग्रेस जो 3 से बढ़ के 9 की तरफ जा रही है। लेकिन बीजेपी के लिए एक सेटबैक भी आपको याद होगा सौरभ, हम जब जुलाई अक्टूबर में सर्वे कर रहे थे तो वहां पे बीजेपी 7 सीटें जीत रही थी, आज की 6 सीटें जीत रही थी। आज के डेट में बीजेपी 5 पे खड़ी है, जिसका विधानसभा में जो मिसमैनेजमेंट हुआ बीजेपी की तरफ से उसका असर दिख रहा है। बीजेपी इसमें एक में जो सीट हमने नहीं बताया वो महबूबनगर, हर्षवर्धन जी बहुत सही पकड़े थे, महबूबनगर में बीजेपी के लिए आज की डेट में एज है थोड़ा सा। 1-2 और सीटें जिसमें बीजेपी बहुत अच्छा कर सकती है, हालांकि अभी नाम नहीं बता सकते, लेकिन बीजेपी के लिए एक चैलेंज है कि वहां पे अपने लिए आप धीरे-धीरे वही पहुंचा देंगे 7 पे, जहां से आपने कहा कि पीछे नीचे आई है। मेरे पहुंचाने नहीं पहुंचाने से तो कुछ होगा नहीं। जो भावेश जी कह रहे हैं मतलब राहुल गांधी जाते वहां हैदराबाद लड़ने तो शायद वो ऐसी मैं अच्छा ऐसे पूछ लेता हूं भावेश, क्योंकि डेटा के आदमी हैं तो जब तक बिल्कुल क्लियर कट नहीं हो तो सीधे सीधे नहीं बोलेंगे। मुझे आप बेस्ट केस और वर्स्ट केस बता दीजिए बीजेपी का तेलंगाना में। बेस्ट केस में कितनी सीटें, वर्स्ट केस में कितनी सीटें? बेस्ट में 7 हो सकता है, वर्स्ट में 3 हो सकता है। 3 से नीचे नहीं जाएगी, 7 के तो ये ऊपर वो नहीं सीटें हैं जो आप इस वक्त इस ओपिनियन पोल में हम देख रहे हैं। निजामाबाद सीट है, इसके अलावा सिकंदराबाद की सीट है, तो ये 3 सीट तो रिटेन हो ही रही है। इसके अलावा 2 और सीट्स है जो आपने इस ओपिनियन पोल में दी है। नहीं दिया बिल्कुल, एक नगर कुल में है और एक जो एटाला रंजन का, जहां 3 से नीचे नहीं भावेश कह रहे हैं और 7 के ऊपर नहीं जाएगी। 5 का एवरेज हो गया, 5 का हो गया ना, बिल्कुल। तो ये आपके सामने तेलंगाना की परिस्थिति है। कांग्रेस जो है नंबर 1 पार्टी बनकर के आ रही है, मतलब अब इस स्टेट के अंदर सीधा ये भी कांग्रेस बीजेपी वर्सेस बीजेपी वाली स्टेट बन गई तेलंगाना में। देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उसी टाइम एक सेंटीमेंट था वहां पे कि इस बार बीआरएस को चेंज करना, चेंज के लिए उनको वोट देना। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे कि रेवंत रेड्डी के नाम पे वोट है, बिल्कुल रेवंत रेड्डी के नाम पे कांग्रेस को वहां पे वोट नहीं मिला है, वहां पे एक चेंज के नाम पे कांग्रेस को मिला है। और सबसे बड़ी बेनिफिशियरी, क्योंकि बीजेपी उस पोजीशन में नहीं थी कि वहां पे वो चेंज कर सके, बीजेपी का संगठन अभी भी बहुत कमजोर है वहां पे, तो कांग्रेस को इस वजह से फायदा मिला। बीजेपी को उसी का इस बार फायदा मिलता रहा है कि वो बीजेपी कांग्रेस को टक्कर कौन दे सकता है आज के डेट में। बीआरएस के लिए बहुत ही अभी खराब सिचुएशन है कि उनके कैंडिडेट सब अभी देखिए सिटिंग एमपी तक बीजेपी ज्वाइन करे, अदरवाइज क्यों ज्वाइन करेगी जब वो वहां पे सिटिंग एमपी है, उनको कुछ संभावना दिख रही तभी तो ज्वाइन कर रहे। तो आप ये देखेंगे कि बीजेपी वर्सेज कांग्रेस जो आप पूछ रहे थे उसमें अधिकतर सीटों में तो नहीं, लेकिन आप हैदराबाद के आसपास जो सीटें है वहां पे अधिकतर सीटों पर आप देखेंगे कि बीजेपी वर्सेज कांग्रेस। बहुत शॉर्ट कमेंट एक लाइन से देखिए, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, जब वो भाजपा से लड़ते हैं तो हार जाते हैं। यानी तेलंगाना में अभी जो लड़ाई है वो किसी क्षेत्रीय पार्टी से भाजपा को नहीं लड़ना है, भाजपा को लड़ना है कांग्रेस से। जैसे ही भाजपा कांग्रेस आमने सामने आते हैं तो नेशनल पार्टी जब ये दोनों सामने आती हैं तो कांग्रेस बहुत कमजोर पड़ जाती है। क्या उसका असर लोकसभा सीटों पर पड़ेगा ये देखने वाली। कांग्रेस ऐसा मानती नहीं दिख रही है क्योंकि वो लगातार टैग दे रही है बीजेपी को, वो उत्तर की पार्टी है, वो दक्षिण की पार्टी है ही नहीं है। स्वागत है, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी CNX का ओपिनियन पोल और आज हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिण भारत की 130 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है। हमने चर्चा की आपके सामने ब्रेक से पहले, आपको हमने तेलंगाना का सर्वे दिखाया जहां भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। लोकसभा चुनाव में 9 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो 17 सीटें जो तेलंगाना की है उसका सर्वे, उसके नंबर ऊपर स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं। अब हम दूसरे बड़े राज्य की तरफ बढ़ते हैं और वो है कर्नाटक, दक्षिण का वो राज्य जहां से बीजेपी अपना स्कोर सबसे ज्यादा बढ़ाती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां की 28 सीटों में से 25 सीटें मिली थी। कर्नाटक ने ही बीजेपी को 300 सीटों के पार पहुंचाया था। बीजेपी को इस बार भी कर्नाटक से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन राज्य में सरकार कांग्रेस पार्टी की है। राहुल गांधी भी कर्नाटक से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अब रिस्क कम करने के लिए बीजेपी ने इस बार जेडीएस के साथ गठबंधन किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कर्नाटक की जनता क्या सोच रही है, उसका मन किसकी ओर है। तो चलिए आपके सामने खोलते हैं हम कर्नाटक की 28 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आने जा रहा है। अब जहां 25 सीटें 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार सर्वे के हिसाब से बीजेपी उसके पास लेकिन थोड़ा पीछे 22 सीटों पर जाकर रुक सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहां 4 सीटें मिल सकती हैं और जेडीएस को तो 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप एनडीए की बात करें तो चूंकि जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन है इस बार, तो आप एनडीए को 24 समझ सकते हैं। अपने दम पर बीजेपी 22, जेडीएस 2 और कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर यह प्रदर्शन बीजेपी कर रही है तो शायद इसको ठीक प्रदर्शन ही कहना चाहिए। दक्षिण भारत में कर्नाटक से
बीजेपी को बड़ा सेटबैक भी लग सकता था, लेकिन बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल करती हुई दिखाई दे रही है। 22 सीटों पर जाकर बीजेपी 28 में से रह सकती है। तो यह आपके सामने गोनिका कर्नाटक की 28 सीटों का ओपिनियन। बिल्कुल, लेकिन सौरभ पिछली बार से अगर देखें तो पिछली बार जो 25 सीटें थी और एक सीट और थी जो निर्दलीय उम्मीदवार था वो भी बीजेपी के साथ ही मिल गया, 26 हो गई थी और 26 से अब 4 सीटों का नुकसान है। कांग्रेस पिछली बार 1 सीट पर थी, इस बार 4 सीट पर है, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त मिली है। हालांकि लगातार सिद्धरामैया कह रहे हैं कि वो जितनी उम्मीदें बीजेपी कर रही है उतनी जीत नहीं पाएंगे, वो तो खुद 20 सीटों की उम्मीदें लगाकर बैठे, लेकिन ओपिनियन पोल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा ओपिनियन पोल के जरिए कि 20 सीटें कहीं कांग्रेस जीत जाए। मुश्किल से कांग्रेस 1 से 4 पर ही आई है। समीर जी, 1 से 4 पर कांग्रेस आ रही है, बीजेपी 26 से 22 पे जा रही है, क्या देख रहे हैं आप? क्या कांग्रेस जो अभी राज्य में सरकार बना भी पाई है लेकिन सिर्फ 6 महीने हुए हैं तो कुछ फायदा इतना तो होता नहीं दिख रहा है, लेकिन बीजेपी को नुकसान है और बीजेपी के लिए एक एक सीट दक्षिण में जरूरी है। देखिए, मुझे लगता है जिस हिसाब से कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए थे और वहाँ पे कांग्रेस सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा था, लेकिन तब भी यह तय था कि भारतीय जनता पार्टी का जमीनी स्तर पर कर्नाटक में एक बेहतर प्रभाव है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जब 2024 का चुनाव होगा तो वोट मोदी के नाम पर पड़ेंगे और मुझे लग रहा है वही होते दिख रहा है। बशर्ते कांग्रेस ने वहां सरकार जरूर बना ली थी, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस दावा कर रही थी कर्नाटक में, वह कांग्रेस को इसका बहुत फायदा होता नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, जेडीएस अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में एनडीए में है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा जेडीएस को और भारतीय जनता पार्टी को वोकलिंग वोट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। बस एक मांड्या सीट का समझ में नहीं है कि मांड्या लास्ट टाइम निर्दलीय ने जीती थी, वहां से अम्बरीश की वाइफ ने जीती थी। अब वो सीट या तो जेडीएस जीत रही है या शायद मांड्या वैसे भी जेडीएस से गढ़ रहा है, तो या तो मांड्या उनके खाते में गई होगी या मुझे लग रहा है वो बीजेपी केस में गई होगी। भावेश, देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट है नहीं कि मांड्या सीट पे सुमन लता ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने उनको आउटसाइड सपोर्ट दिया था, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहां जेडीएस ही लड़ेगी, क्योंकि वो जेडीएस का वो ट्रेडिशनल सीट रहा है, वहां से मांड्या और हसन दोनों उसका ट्रेडिशनल सीट है, तो इन दोनों पे ही उनका कैंडिडेट होगा। जहां तक अदर रीजन की बात आप कह रहे थे, जो कह रहे थे पूरे कर्नाटक में, देखिए जैसे विधानसभा में जो बीजेपी को नुकसान हुआ था उसका ये हुआ था कि वोकलिगा वोट में एक डिवीजन हो गया था। वोकलिगा वोट का कुछ हद तक जो था उसका साउथ में कांग्रेस को चला गया था, और इधर जो नॉर्थ में था बीजेपी को उसका लिंगायत का भी नुकसान होता। जो येदियुरप्पा को जिस तरह हटाएगा तो उससे उनको भी कुछ हद तक नुकसान होता है, जिसकी वजह से कांग्रेस एक बड़ी जीत लेके आ गई थी। लेकिन वो सारी चीजें जो इस लोकसभा में लगभग शून्य हो गए, वो जो डैमेज हो सकता था। वोकलिगा और लिंगायत हालांकि ट्रेडिशनली एक साथ वोट नहीं करता है, लेकिन पहली बार देखा जाए कि वोकलिगा और लिंगायत का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है साउथ में, जो बीजेपी बहुत ही मिराकल की थी पिछली बार, जहां पे लगभग 2.5 सीटें छोड़ के लगभग सारी सीटें जीती थी साउथ में, वो सीटें भी लगभग रिटेन करती जा रही। बैंगलोर रूरल की जैसे कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट रहा है और जेडीएस का भी वहां पे रहा है, लेकिन कांग्रेस रिटेन कर रही है। लेकिन बाकी अदर रीजन में जहां जहां बीजेपी को लग सकता था कि नुकसान हो रहा है, उसने जेडीएस के साथ समझौता करके उसकी भरपाई करने की पूरी तरह कोशिश की है। ये तो मेरे ख्याल से कांग्रेस जैसे तेलंगाना में था, तेलंगाना में इस बार सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लड़ाई दिखाई दे रही है, ऐसे ही कर्नाटक में पहले से होती आई है। ये जिम्मेदारी ज्यादा कांग्रेस की थी कि बीजेपी को बढ़ने से रोके, क्योंकि दक्षिण में सब जानते हैं कि कर्नाटक ही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी स्कोर करती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा करने में नाकामयाब होती हमको दिखाई दे रही है। बीजेपी कमोबेश वहीं पहुंचती हुई जहां पर वो 2019 में थी। हर्षवर्धन जी, कैसे देखेंगे इसको, कांग्रेस की नाकामयाबी या बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस की नाकामयाबी से ज्यादा है कि बीजेपी ने अपने लूप होल्स दुरुस्त किए। देखिए, एक तो बात यह थी कि येदियुरप्पा ड्राइविंग सीट से उतार दिए गए थे और वो एक संदेश गया था। दूसरा, ये जो दूसरे बड़े नेता थे उनको भी लग रहा था कि शायद हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। अब सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार वो कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं, जिनके परिवार में उनके दादाजी, उनके पिताजी, यानी नगर पालिका से लेकर विधायक की पहली सीट आई थी तो शेट्टार परिवार में आई थी। जगदीश शेट्टार अब वापस आ गए। दूसरी जो बड़ी चीज हुई है जिसको वहां ध्यान से देखना चाहिए, कर्नाटक एक कहें कि देश के सबसे विकसित राज्यों में है। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो तीसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पैसे लोगों की जेब में जाते हैं। पिछले कुछ समय में जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स वहां शुरू हुई है, वहां के लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। कई हमने ऐसी घटनाएं देखी जिसको लेकर रिएक्शन दिखा। वोकलिगा और लिंगायत वोट वो एक साथ पूरी तरह से आएगा ये मैं अभी भी नहीं मानता हूं, लेकिन कई सीटों पर जो नुकसान हो रहा था भारतीय जनता पार्टी को, विशेष करके जिसको हम कहते हैं जिन सीटों पर जेडीएस या कहें कि मुस्लिम वोटों वाला जो समीकरण था जो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में चला गया, वो इस बार उस तरह से जाता हुआ नहीं दिखेगा। वो मुस्लिम वोट उधर जाएंगे लेकिन वोकलिगा उनके सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कमोबेश इन्हीं लगभग इसी स्थिति में रहने वाली है।
कुछ सीटें हैं जहां उसको तुमकुर है, कोप्पल है, ऐसी कुछ सीटें हैं, 4-5 सीटें जहां उसको मुश्किल है। अब अगर वो वहां कुछ दुरुस्त कर लेगी तो पुराना आंकड़ा बरकरार रहेगा, नहीं तो लगभग ये जो सर्वे में दिख रहा है इसके आसपास का आंकड़ा होगा। बिल्कुल, तो इन्हीं अब सीटों पर बात कर लेते हैं। वो वीआईपी सीट है जिस पर सबकी नजर है। शिवमोगा सीट की सबसे पहले बात करते हैं। 2 बार से कर्नाटक बीजेपी प्रेसिडेंट बीवाई राघवेंद्र इसके यहाँ के सांसद है। बीवाई राघवेंद्र कर्नाटक के पूर्व सीएम है। बीवाई राघवेंद्र येदियुरप्पा के बेटे हैं और उन्होंने 2019 में जेडीएस कैंडिडेट को 2.5 लाख वोटों से हराया था और इस बार बीजेपी जेडीएस का गठबंधन होने से उनकी मजबूती और ज्यादा बढ़ सकती है और शिवमोगा की सीट 2009 से ही बीजेपी जीत रही है। ऐसे में ओपिनियन पोल में भी शिवमोगा की सीट बीजेपी के खाते में ही दिखाई दे रही है। बीवाई राघवेंद्र ही वहां से चुनाव जीत सकते हैं इन ओपिनियन पोल के मुताबिक। कोई ज्यादा हैरानी की बात भी नहीं है सर। ये शिवमोगा की लगता सीट है, एक बार फिर बीजेपी देखिए निकाले। कर्नाटक में यह है कि मुद्दे अलग अलग होते हैं विधानसभा और लोकसभा के। पिछले एक बार भी यही हुआ कि लोकसभा में उनको ज़्यादा सीटें आया और विधानसभा में कम। और इस बार ये भी हो गया था, विधानसभा में एक परसेप्शन हो गया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत हो गया है जब भाजपा की सरकार थी कर्नाटक में, और इनका कोई लीडर भी नहीं था कर्नाटक में भाजपा का जो काउंटर कर सके। जैसे लोकसभा में यह है कि फ़ायदा इनका यह है कि इन्होंने मोदी को प्रोजेक्ट किया है प्राइम मिनिस्टर, और वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि कांग्रेस का तो अभी तक उतना बेस नहीं बना है लोकसभा के लिए, इसलिए इसी का फ़ायदा बीजेपी उठा रही है। शायद ये जो सीटें कम हुई है ये इसी कारण हो सकता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट जो असेंबली का है शायद उसका थोड़ा पड़ा है, हल्का सा। सर 2-3 सीटों की और बात हम कर लें। एक चीज का मैं जिक्र कर दूं कि जैसे कर्नाटक तेलंगाना का हमने जिक्र किया, वही स्थिति कर्नाटक में है। कर्नाटक में भी बीजेपी लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है और कर्नाटक में रेवंत रेड्डी से भी ज़्यादा मजबूत लीडर डीके शिव कुमार हैं। भले ही सिद्धारमैया साहब वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन कांग्रेस के लीडर डीके शिव कुमार है और डीके शिव कुमार के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के पास लीडर नहीं है। मोदी जी का जो नाम है उस वजह से ही आपको यहाँ पर दिख रही है भारतीय जनता पार्टी आते हुए। हालांकि मुझे ये इसमें भी आशंका है कि वो 22+2 24 पर आ जाए, क्योंकि एक तो जो वोकल लिग्गा वोट है वो लिंगायत के साथ 80% तो नहीं जाने वाला, और जेडीएस के बीजेपी के साथ आने से जो माइनॉरिटी वोट है वो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। तो ये मैक्सिमम 20 सीटों पर एनडीए को मैं देख रहा हूं आज की तारीख में, और वो सिर्फ मोदी की लीडरशिप की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि डीके शिव कुमार कांग्रेस के आपने कहा एनडीए मैक्सिमम 20, मतलब इससे 4 कम। हाँ अच्छा ठीक है। नहीं, इसमें एक चीज में जरूर देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी जो आप कहते हैं तो उसको और अच्छे से उदाहरण से समझना हो तो जो झारखंड में स्थिति थी, जो रघुवर दास को लेकर जो सेंटिमेंट था वो बासाराज मुंबई को लेकर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस लीडरशिप क्राइसिस को खत्म कर दिया है। जो बीवाई विजेंद्र हैं, जो येदियुरप्पा के बेटे हैं, वो बहुत मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो पार्टी के नेता नाराज थे पिछले 6 महीने में, जिस तरह से वहां दिखा है, जो पार्टी के प्रोग्राम्स दिखे और जिस तरह से वो लड़ती हुई दिखी है, मुझे लगता है कि आंकड़े इसी के इर्द गिर्द ही रहने वाले हैं। जरा कुछ सीटों की बात कर लेते हैं, सीटें हैं, कुछ वीआईपी सीटों की बात कर लेते हैं। बेंगलोर नॉर्थ की सबसे पहले बात करते हैं। पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा की ये सीट है। 2004 से यहां लगातार बीजेपी जीत रही है और 2019 में बीजेपी के सदानंद गौड़ा ने कांग्रेस को 2.25 लाख वोटों से हराया था। इससे पहले इस सीट पर 13 बार कांग्रेस और 1 बार जनता दल के सांसद रहे हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक बेंगलोर उत्तर की सीट बीजेपी जीत रही है, यानी कि सदानंद गौड़ा इस बार भी अपनी सीट को जीत लेंगे। अब बात उडुपी चिकमंगलुरु की करते हैं। 2 बार से शोभा करंदलाजे वहां से सांसद हैं। शोभा करंदलाजे पूर्व सीएम येदियुरप्पा की सबसे विश्वास पात्र मानी जाती है। 2019 में शोभा करंदलाजे ने जेडीएस को लगभग 4 लाख वोटों से हराया था। चिकमंगलुरु सीट से देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी सांसद रही है, वो भी चुनाव लड़ चुकी है और इंदिरा गांधी के समय ये नारा भी दिया जाता था, जिसने चुनावी फिजा को बदल दिया था। वो नारा था एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु। और ओपिनियन पोल के मुताबिक उडुपी चिकमंगलुरु की सीट भी बीजेपी जीत रही है। सौरभ, शोभा करंदलाजे एक बार फिर से सीट जीत रही है। यहाँ बिल्कुल बैंगलोर दक्षिण साउथ बैंगलोर की जो सीट है, यहां बीजेपी के यंग लीडर तेजस्वी सूर्या चुनाव लड़ते आए हैं। 2019 का चुनाव उन्होंने 3.25 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था और एक बार फिर सर्वे हमारा बता रहा है कि वो ये सीट निकाल सकते हैं और ये आसान जीत साबित होगी उनके लिए। उनसे पहले 6 बार लगातार बीजेपी के एक बहुत सीनियर लीडर अनंत कुमार यहां से सांसद रहे थे, तो ये सीट एक बार फिर बीजेपी के पास जाती भी दिखाई दे रही है। और अब बात करते हैं चिक्कोड़ी सीट की। बीजेपी के अन्ना साहेब शंकर जोले
वो सांसद हैं यहां से। 2019 में उन्होंने कांग्रेस को हराया था लगभग 1.25 लाख वोट से, और ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार कांग्रेस के पास चिकोड़ी की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुलबर्गा की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट है। 2019 में बीजेपी के डॉक्टर उमेश जाधव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लगभग 1 लाख वोटों से यहां से हरा दिया था, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार यह सीट कांग्रेस पार्टी को जा सकती है। तो चिकोड़ी सीट जो है, गुलबर्गा की सीट माफ कीजिएगा, एक बार फिर बीजेपी से वापस ले सकती है कांग्रेस पार्टी। बैंगलोर रूरल 3 बार से डीके सुरेश यहां से सांसद बनकर के आ रहे हैं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिव कुमार के भाई हैं, और इन्होंने पीछे एक बड़ा विवादास्पद बयान भी दिया था। उसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी रिएक्ट किया देश की संसद में नॉर्थ साउथ डिवाइड को लेकर के। 2019 में डीके सुरेश ने बीजेपी को यहां 2 लाख वोट से हराया था, और ओपिनियन पोल के मुताबिक एक बार फिर यहां से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। चामराजनगर की बात करें, 2019 में बीजेपी के पास ये सीट थी, ये सीट फिलहाल खाली है क्योंकि उस वक्त जीतने वाले बी श्रीनिवास ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। वो फिलहाल नजागुंड से विधायक हैं। लेकिन ये सीट चामराजनगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन सीट है। चामराजनगर में भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे ही जीतना बहुत बैंगलोर मुश्किल है। रूरल कांग्रेस के लिए भी 1800 वोटों से जीती थी चामराजनगर से। एचडी कुमारस्वामी वहां से चुनाव लड़ेंगे, और जिसमें हो सकता है कि बीजेपी का सपोर्ट के साथ वो सीट निकाले, और डीके सुरेश के लिए ये सीट बहुत मुश्किल होने वाली है। देखिए, एक बड़े फायर ब्रांड लीडर हुआ करते थे, अब आजकल उनकी चर्चा कम होती है। अनंत हेगड़े 4.5 लाख से अधिक अंतर से जीती थी उत्तर कन्नड़ सीट। वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग होल्ड है, बहुत बड़े नेता हैं, मतलब उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। उनको टिकट मिलेगा टी राघवन हमारे साउथ इंडिया ब्यूरो चीफ वो जुड़ गए हमारे साथ। राघवन, देखिए 2 स्टेट्स की हमने इससे पहले तेलंगाना की बात की थी, उस पर भी आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे, और अब कर्नाटक का सर्वे दिखा रहे हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 5 और कांग्रेस 9, और कर्नाटक में आते हैं तो बीजेपी 22 सीटों पर, जेडीएस के साथ मिलाकर 24, मतलब जेडीएस को 2 और कांग्रेस को 4 सीटें। कैसे देखेंगे आप दोनों स्टेट्स में जो सर्वे दिखा रहा है? जी देखिए, जहां तक तेलंगाना की बात है, कह सकते हैं सौरभ की मोमेंटम जो है फिलहाल बीजेपी के पक्ष में वहां पर नजर आ रहा है। मेरा ये अनुमान है कि अगर आज वहां पर चुनाव हो जाए तो कम से कम 6 सीट बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी के जो वहां के प्रदेश नेता जिनसे हम लगातार बातचीत करते रहते हैं, जिसमें बंडी संजय कुमार, जिनका नाम आपने भी चर्चा में जिक्र किया होगा, वो ये कह रहे हैं कि 8 सीटों पर बहुत ज़्यादा फोकस के साथ वो काम कर रहे हैं। उसमें से 6 सीट तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि अगर आज की तारीख में वहां पर चुनाव हो जाए तो 6 सीट बीजेपी वहां निकाल सकती है। बहुत कंफर्टेबल स्थिति में बीजेपी इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि वहां पर बीआरएस जो है वो पूरी तरह से कमजोर हो गई है, और क्योंकि अब सीधा मुकाबला कांग्रेस से होने जा रहा है बीजेपी का, तो ऐसा लगता है कि वहां पर बीजेपी को थोड़ा फायदा वहां पर होगा। जहां तक कर्नाटक की बात कर लें, यहां पर एक नैरेटिव जिसकी चर्चा पूरे देश में है, मोदी की गारंटी। आप इस बात को आप मानेंगे मेरी बात को कि ये जो नैरेटिव है, कह सकते हैं कि कर्नाटका के कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन से शुरू हुआ था, जहां पर 5 गारंटी की घोषणा कर्नाटका कांग्रेस ने की थी, और उसके बाद हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। यहां पर यह कहना बहुत जरूरी होगा कि अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, चाहे जिसमें बेंगलुरु की 3 सीटें शामिल है, उसके अलावा रामनगरा की सीटें शामिल है, साउथ कर्नाटका की सीटें शामिल है, यहां पर उस गारंटीज का असर कह सकते हैं कि अब कम हो गया। लोगों को लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव पार्टी ने जीत लिया, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी कांग्रेस की गारंटी बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, और ये हमें नजर आता है। लेकिन उसका मुकाबला इस बार लोकसभा चुनाव में, चूंकि मोदी जी के व्यक्तित्व उनके चेहरे से है, इसलिए ऐसा कर्नाटक में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी को एक जबरदस्त कामयाबी मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं डीके शिव कुमार, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ऐसे चेहरों को मैदान में उतारा जाए जो बीजेपी के चेहरों से कड़ा मुकाबला कर सकें। आपको याद होगा कि पहली लिस्ट में कर्नाटक का जिक्र भी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया जब 195 उम्मीदवारों की लिस्ट आई। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि यहां पर 15 से 17 ऐसे सिटिंग एमपीज हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ एक इनकम्बेंसी है, एक एंटी इनकम्बेंसी का वो सामना कर रहे हैं। और दूसरी बात, 2019 का एक छोटा सा जिक्र कर देता हूं, जब कांग्रेस और जेडीएस पहली बार कंबाइन होकर चुनाव लड़े थे और सूपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी ने, 25 सीटें प्लस एक इंडिपेंडेंट को भी बीजेपी जिताकर लाई थी। लेकिन इस बार इसका उल्टा है, इस बार बीजेपी और जेडीएस साथ में है, तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि
ये जो कॉम्बिनेशन है वो कर्नाटक में वर्कआउट नहीं करता, इसलिए कांग्रेस वहां पर कुछ न कुछ ऐसी भूमिका देख रही है, ऐसी जगह देख रही है जहां पर वो जेडीएस को टारगेट करते हुए बीजेपी को भी हरा सके। कुमार स्वामी, जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, मंड्या सीट वो देख रहे हैं, बेंगलुरु रूरल से वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि कॉम्बिनेशन कैसे वर्कआउट करता है। 5 सीटों की मांग की गई है, ऐसा लग रहा है 3 सीटों पर जेडीएस सेटल हो जाएगी, लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्या वर्क करता है, क्या वोक्कलिगा और लिंगायत कम्युनिटी दोनों एक साथ आकर बीजेपी के पक्ष में, जेडीएस के पक्ष में वोट डालते हैं, या फिर कांग्रेस का जो एक दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है वो जबरदस्त तरीके से विधानसभा में काम किया था, ये उनके पक्ष में अभी भी इंटैक्ट रहता है। ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर कर्नाटका का चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कर्नाटका में शायद कुछ नुकसान बीजेपी भांप रही है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बाकी सदर्न स्टेट में बीजेपी का फोकस बहुत ज्यादा गंभीरता से, बीजेपी खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला हुआ। जी बिल्कुल ठीक राघवन। बाकी राज्यों में लेकिन क्या परिस्थिति, अब हम देखिए वहां पहुंच गए जहां हमने सबसे पहले आज का ओपिनियन पोल शुरू करते हुए हमने हमारे गेस्ट से उनकी राय मांगी थी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये अभी तक तेलंगाना, कर्नाटक वो राज्य हैं जहां पर कम से कम हमें इस बात को लेकर के कोई सवाल नहीं पूछना पड़ा कि यहां पर क्या खाता खुलेगा। कर्नाटक में तो जबरदस्त स्वीप वाली परिस्थिति में बीजेपी रही 2 चुनाव में पिछले, और तेलंगाना में अब वो उसका एक जनाधार है। अब हम बढ़ते हैं उस राज्य की ओर जहां से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं, और वो है केरल। केरल की 20 सीटें और तमिलनाडु की बात करेंगे। सौरभ, पहले तमिलनाडु पुडुचेरी की जहां 40 सीट है, लेकिन बीजेपी का खाता यहां पर 2019 में नहीं खुल पाया था, लेकिन इस बार देखिए ओपिनियन पोल में बीजेपी को 5 सीटें मिल रही हैं, लेकिन यहां पर लीड डीएमके कर रही है। डीएमके 20 सीटें, एआईएडीएमके 4 सीटें, और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है कि 5 सीटें बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रही है, कांग्रेस को 6 और अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही है। सौरभ, ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि 5 सीटें जो 2019 में बीजेपी एक भी नहीं जीत पाई थी, वो 5 सीटों पर। ये चमत्कार से कम नहीं होगा कि बीजेपी को तमिलनाडु में 5 सीटें मिल रही हैं। चमत्कार बीजेपी को जो लोग वहां काम करते हैं या जिनके पास वहां की रिपोर्ट जाती है उनको शायद ना लगे, लेकिन एक नॉर्मल व्यूअर के लिए बीजेपी को तमिलनाडु में 5 सीटें आना ये अपने आप में एक बहुत अप्रत्याशित घटना है, और है भी। बीजेपी का वहां पर अभी तक कोई जनाधार नहीं रहा, बीजेपी ने वहां पर कोई सीट नहीं निकाली, पिछले 2019 में 0 पर थी, और हमारा सर्वे कह रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी 5 सीटें जीत सकती है। डीएमके 20, एआईएडीएमके 4, कांग्रेस पार्टी 6 सीटें और अन्य 5। मतलब अब ये इसी से आप अंदाजा लगा लें कि बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल बराबरी पर आकर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, ये हमारा सर्वे कह रहा है। और दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रयास लगातार करते रहे, खास तौर पर तमिलनाडु को लेकर के अपने हर भाषण में तमिलनाडु का जिक्र करना, तमिलनाडु की संस्कृति का जिक्र करना, ये उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। जयललिता का जिक्र प्रधानमंत्री बहुत बार करते हैं, और उसका सिला ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी को मिल रहा है। 5 सीटें बीजेपी निकाल सकती है तमिलनाडु के अंदर। ये ऐसा, और यूपी जैसे स्टेट के अंदर अगर 40-50 सीटें मिलना जितनी बड़ी बात होती है, तमिलनाडु में 5 सीटें मिलना भी लगभग वैसी बात है बीजेपी के लिए। भावेश, ये करिश्मा कैसे हो रहा है? देखिए 3-4 वजह है जो आप इसको गौर करने होगी। 2014 में मैं बहुत दिनों से इस बारे में डिस्कस कर, 2014 में बीजेपी का किसी के साथ अलायंस नहीं था, छोटी छोटी पार्टियों के साथ अलायंस था। तभी बीजेपी वहां पे 4 सीटों पे फाइट में थी, 1 सीट जीती थी, 3 सीटों पर नंबर 2 पार्टी थी, जिसमें 2 सीटें बहुत क्लोज मार्क्स थे, एक कोयम्बटूर और एक पोलाची सीट थी, वेल्लोर सीट थी। बीजेपी 2019 में 5 सीटों पे चुनाव था। इन 4 सीट जो हमने अभी डिस्कस किया, उन 4 सीट पर उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, वहां पे एआईएडीएमके और अदर पार्टी की थी। इन 10 सीटों पे बीजेपी का फोकस बहुत दिनों से है। उसमें 4-5 वजह उसका मैं बताता हूं। जो कोयम्बटूर सीट है, कन्याकुमारी सीट है, कोयम्बटूर में बहुत ज्यादा हिंदी भाषी लोग रहते हैं, उसका एक असर दिखता जा रहा है। जो कन्याकुमारी, वहां पे एक नादर कम्युनिटी है, जिसका जो बेस है लगभग जो बीजेपी की अपनी जो संस्कृति है, जो एक आइडियोलॉजी है, उससे मैच करता है। तीसरा, जो बीजेपी का एक फोकस देखेंगे, जो बीजेपी के जो वहां पे प्रेसिडेंट है अन्नामलाई, वो गोंडर कम्युनिटी से आता है, उसी कम्युनिटी से जो पलानी स्वामी जो वहां के उसी कम्युनिटी से आते हैं। उनका एक अच्छा खासा आधार है, और जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों में एक कैंपेन चलाया हुआ डीएमके के खिलाफ, उस तरह दिख रहा है जो एंटी डीएमके वोट है, वो उसमें सबसे ज्यादा बड़ी बेनिफिशियरी बीजेपी बनके उभर रही है। एक बड़े यंग फेस है बीजेपी का, जो जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे मोदी की गारंटी, उसका असर वहां पे दिख रहा है। और बीजेपी का जिस तरह का कॉम्बिनेशन है, जैसे आप बात कर रहे थे कि तमिलनाडु में द्रविड़न पार्टी, देखिए वहां पे हो क्या रहा है, 2 द्रविड़न पार्टी, इस बार एआईएडीएम के साथ बीजेपी का अलायंस ना होना बीजेपी के लिए एक तरह से बेनिफिशियरी है। मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा बता सकता हूं, बीजेपी के लिए कभी भी द्रविड़न पार्टी के साथ
गठबंधन फायदेमंद नहीं रहा। आप देखें 2014 में 4 सीटों पे बीजेपी फाइट में थी, 2019 का डेटा उठा के देखें तो कहीं भी फाइट में नहीं थी, नंबर 2 पे जरूर थी लेकिन फाइट में नहीं थी। उसी तरह दो डिवीजन पार्टी जब आपस में भिड़ती है तो जो एक सर्टेन कम्युनिटी है जिसके मन में रहता है कि वो सनातनी का साथ है, वहां पे बीजेपी को अच्छा खासा बेनिफिशियरी होता है। देखिए अभी हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो एक तस्वीर आपके सामने, लाइव तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तमिलनाडु में ही है। तो लगातार प्रधानमंत्री के दौरे इस वक्त हम देख रहे हैं दक्षिण के राज्यों में चल रहे हैं। सबसे पहले तेलंगाना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, आदिलाबाद में उन्होंने भाषण दिया, सब मोदी परिवार इसका उन्होंने जिक्र किया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में पहुंचे हुए हैं, चेन्नई में इस वक्त प्रधानमंत्री की ये रैली चल रही है। तो लगातार दक्षिण पर जो फोकस है बीजेपी का वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरों में दिखाई दे रहा है कि लगातार 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री कई बार दक्षिण जा चुके हैं। खासतौर पर 2019 के बाद ये दौरे लगातार बढ़ रहे हैं और चुनाव के नजदीक आते आते ये दौरे अब इसलिए भी ज्यादा बढ़ गए क्योंकि दक्षिण को लेकर बीजेपी को जो संकेत मिल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी अपनी बैठक में कल मंत्रिमंडल में कह चुके हैं कि किस तरीके से दक्षिण से उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और यही वजह है कि दक्षिण के द्वार खोलने के लिए बीजेपी इस वक्त लगातार कोशिश कर रही है कि फोकस किया जाए दक्षिण के राज्यों पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ये रैली कर जिन्होंने दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बीजेपी के लिए इस वक्त जबरदस्त माहौल बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई वो अभी शॉल उड़ा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव, जहां एक सभा में पहुंचे हैं तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 4 सीटें बीजेपी को, जो सीटें बीजेपी जीत रही है उनके नाम में हम बता सकते हैं। 4 सीटें तो कम से कम हमारे पास है, 5वीं मुझे लगता है कि पांचवी पुडुचेरी की सीट है, जो पुडुचेरी अलग है। उसके अलावा पुडुचेरी में वैसे ट्रेडिशनली एनआर कांग्रेस वहां पे चुनाव लड़ती, लेकिन इस बार ये घोषणा हो गया कि बीजेपी वहां पे अपना कैंडिडेट देगी, क्योंकि बीजेपी वहां पे नंबर 2 पार्टी है, तो नंबर 1 जो वहां पे जो सीएम है उनकी पार्टी और बीजेपी, उनका जीतना बहुत आसान है। इसलिए और सर अभी आपने कहा था कि बीजेपी के ऊपर आउटसाइडर टैग लगा हुआ है तमिलनाडु के, मेरे को पता नहीं 5 मेरे को तो अभी भी डाउट लग रहा है, मैं रॉन्ग, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को साबित हो सकता हूँ, मगर मेरे को लग रहा है 5 थोड़ा ज्यादा ही है, हाई साइड। कितनी सीटें सर आपको लग रही है? मैं तो 1 या 2 आ जाए बहुत बड़ी बात। मैं आपको सीट बता रहा हूँ, आप बताइएगा। नहीं, इन्होंने जो सर्वे में दिखाया कोयम्बटूर, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी, वेल्लोर और पुडुचेरी। नहीं देखिए, कोयम्बटूर है पालाघाट के बॉर्डर पे, जहाँ पे पालाघाट में भाजपा का स्ट्रांग है, माने थोड़ा सा शायद उसका असर हो सकता है। और दूसरा है कोयम्बटूर, तिरुपुर में काफी लोग यहाँ से वहाँ काम करने जाते हैं, टेक्सटाइल मिल्स, ये इसका बेनिफिट हो सकता है। उसके अलावा मेरे को लगता है बहुत मुश्किल। नहीं, उसके अलावा भी मैं कुछ सीटें बता दूं जहां पे बीजेपी बहुत अच्छा फाइट में, एक मदुरई सीट हो गया, चेन्नई की 2 सीटें हैं, उसके बाद एक और सीट है जिसका मैं नाम भूला, लेकिन 4-5 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी अभी भी फाइट में है। हालांकि हम अभी की सर्वे करें जहां पे बीजेपी को एज है, इसलिए हम बता रहे हैं हो सकता है आगे वाले दिनों में बीजेपी और अच्छा कर ले और खराब कर ले। देखो, मेरे को एक ही बीजेपी का एक तरह से फायदा हो सकता है, अगर ये डीएमके एडीएमके का जो लड़ाई है, जो वोट काटेंगे, शायद बिल्कुल वही मैं आपको कह रहा था कि जो डिवीजन पार्टी थोड़ा बहुत बीजेपी का फायदा हो सकता है। बिल्कुल, मैं वही बात देख रहा हूं, 2 डिवीजन पार्टी के बीच में लड़ाई में बीजेपी को फायदा। इसी को लेकर हम हमारे साउथ के ब्यूरो चीफ राघवन से जान लेते हैं कि क्या उनको ग्राउंड पर ऐसा लग रहा है कि एआईएडीएमके और डीएमके की लड़ाई में बीजेपी 5 सीटें ले जाएगी। राघवन, 5 सीटें बीजेपी जीत रही है, ये ओपिनियन पोल के मुताबिक 20 सीटें डीएमके और इसके अलावा एआईएडीएमके को भी 4 सीटें मिल रही है। आपको कैसा लग रहा है ये ओपिनियन पोल? कितना सरप्राइजिंग आपके लिए है, या फिर ग्राउंड पर सिचुएशन कैसी आपको लग रहा है कि बीजेपी के खाते में 5 आ सकती हैं? जी देखिए, थोड़ा सा फार फेच लग रहा है क्योंकि 5 सीटें जीतना अभी भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, वहां पर ऐसा लगता है। लेकिन जो चीजें बीजेपी के लिए प्लस हुई है, मैं आपको बहुत जल्दी उसका जिक्र कर देता हूं। पहली बात, जो नॉर्थ इंडियन पार्टी जिसे कहा जा रहा था, अब तक हमने देखा कि 2014 के इलेक्शंस भी हमने तमिलनाडु में कवर किए थे गोनी का, और जबरदस्त भीड़ प्रधानमंत्री की रैलियों में वहां पर जुटती थी। लेकिन नतीजा जब आया तब सिर्फ एक कन्याकुमारी की सीट बीजेपी निकाल पाई थी, लेकिन उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है। 5% से कुछ ज्यादा वोट परसेंटेज था। 2019 में देखा कि एआईडीएमके के साथ गठबंधन में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, उस वक्त भी उम्मीद की जाती थी कि बीजेपी वो गठबंधन जो एनडीए है वो कम से कम 3 सीटें जीतेगा, लेकिन सिर्फ एक रविंद्रनाथ जो ओपीएस के बेटे हैं उन्होंने 1 सीट जीती थी। और बीजेपी का खुद का वोट परसेंटेज है वो 3
दशमलव कुछ % रह गया था, यानी 2014 से 2% और घट गया था। इस बार क्या प्लस है बीजेपी के लिए वो हम बहुत क्विकली बताते हैं। सबसे बड़ा प्लस, जैसे सौरभ ने जिक्र किया था कि अन्नामलई हैं, उन्होंने एक परसेप्शन कह सकते हैं कि बीजेपी के फेवर में तमिलनाडु में बदला है। जो युवा वोट हैं वो बीजेपी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। उनका जो येन मन येन मक्कल जो यात्रा उन्होंने पूरी 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में निकाली, उसमें कम से कम कह सकते हैं कि बीजेपी का एक्सेप्टेंस लेवल जो है तमिलनाडु में वो बढ़ गया। जो टैग जो था नॉर्थ इंडियन पार्टी, उस टैग से बीजेपी को छुटकारा इस बार मिल जाएगा, ये बहुत साफ नजर आ रहा है तमिलनाडु में। जिन सीटों का जिक्र हमारे जो विशेषज्ञ हैं भावेश वो भी कर रहे थे, कमोबेश ऐसी ही सीटें जिसमें कोयम्बटूर है, कन्याकुमारी है, चेन्नई सेंट्रल की एक सीट है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है। ये कहा जा रहा है कि वहां से जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनको उतारने की बीजेपी सोच रही है। वहां पर दयानिधि मारन डीएमके के स्ट्रांग लीडर हैं, वो लगातार वहां से एमपी बनते रहे, लेकिन वहां पर एक नॉर्थ इंडियन वोट बैंक बहुत बड़ा है, साहूकारपेट इलाका है, करीब कहते हैं कि 2-2.5 लाख लोग वहां पर रहते हैं, तो 60-70 हजार वोट वहां पर बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख सकते हैं। तो ऐसी कई सीटें, तेनकासी जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, वहां पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहां पर एक विदेश से आए हुए IITN जो है वो बीजेपी के पक्ष में वहां पर अप्पावू जो है वो काम कर रहे हैं, और उनका जो कोरोना से लेकर अब तक का अगर हम वहां पर उनकी जो जिस तरह से जमीन में वो काम कर रहे हैं देख रहे हैं, तो बीजेपी के पक्ष में एक जोरदार समर्थन वहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि वोट शेयर में मल्टीफोल्ड इजाफा हो सकता है, लेकिन सीटों में कितना कन्वर्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए, अभी जो आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तमिलनाडु की में किसी सभा में आप भीड़ देख रहे हैं, किसी को लगे कि शायद हम यूपी की कोई आप दिखा रहे हो कि भीड़ है किसी प्रधानमंत्री की सभा में। तमिलनाडु में भी इतनी जबरदस्त रैली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। अच्छा, वहां कोई बहुत बड़ा सहयोगी नहीं है। ये दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, या ये डीएमके, दोनों में से किसी के साथ बीजेपी का कोई अलायंस इस बार नहीं है। छोटे दलों के साथ वहां पर वो जाना इस बार बीजेपी जा रही है। अपने दम पर चुनाव लड़ना इस बार तमिलनाडु में क्या बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक तो जो भी कोई आपसे कहे कि फारफेच लग रहा है 5 सीटें या मुश्किल है या हैरानी होगी, ऐसे में तुरंत भावेश का कैमरा कट करना चाहिए हमको। बिल्कुल। सौरभ एक तस्वीर भी हम जो देख रहे हैं, मुझे पता है, देखिए मुझे पता है, चलो राघवन तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सौम्य से भाषा में जवाब दिया। मुझे पता है सोशल मीडिया पे या बहुत से लोग मुझे गाली भी देंगे इस बातों को लेके, पर मैंने उसका रीजन दिया। मैं अभी भी कहता हूँ बहुत सारी वजह है तमिलनाडु में बीजेपी के अच्छा परफॉर्म करने की। एक और जो हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दें कि कांग्रेस वहां पे 8-9 सीटें जीती थी। कांग्रेस का जो ग्राफ था विधानसभा में देखेंगे, कांग्रेस 49 असेंबली में आ गई थी, विधानसभा में घटते हुए 18 पे आ गई थी। तो कांग्रेस का जो गिरता हुआ ग्राफ है उससे भी बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए राघवन जो कह रहे हैं, चूंकि वहां से और नजदीक से देख रहे हैं, लेकिन 2-3 चीजें हमें देखनी चाहिए। एक तो मैं ये कह रहा हूं कि दक्षिण भारत नेशनल ऑल्टरनेटिव की तलाश कर रहा है। लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीति करते करते दक्षिण के लोग थक गए हैं। तेलंगाना उसका बड़ा उदाहरण है। बीआरएस जिस तरह से साफ हुई है वो अपने आप में बड़ा उदाहरण है। एक और चीज समझिए, जब आप कहते हैं कि द्रविड़ियन राजनीति में जो रहेगा डीएमके उसके साथ ही जाएंगे, ये ठीक बात है। 67 के बाद कांग्रेस ने ऐसा मैदान छोड़ा, रणछोड़ हो गए एकदम से कि वहां कुछ बचा नहीं। लेकिन अब आप देखिए, न तो करुणानिधि है न तो जयललिता है। जो लीडरशिप वैक्यूम था उसको कौन भर रहा है? अन्नामलाई भर रहे हैं। और कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल कैसे खड़ा होता है, 2 ही चीजें होती हैं, या तो सेंटिमेंट उसके पक्ष में हो या ऐसी लीडरशिप हो जो लोगों का सेंटिमेंट अपनी तरफ खींच ले। जो एन मन एन बक्कल, अपनी भूमि अपने लोग यात्रा है, वो उसको करती हुई दिख रही है। अब सीटें कितनी आएंगी ये कह पाना किसी के लिए भी कठिन है, क्योंकि 3% और 6% की बात है। लेकिन तुरंत त्रिपुरा याद आ जाता है, तुरंत बंगाल याद आ जाता है, जहां 3 से 77 विधानसभा पहुंच जाती है। तुरंत बंगाल की 2 से 18 लोकसभा सीटें पहुंच जाती हैं। तो मुश्किल दिखता है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी तमिल सौराष्ट्र, काशी तमिल संगमम, वो जो प्रयास कर रहे हैं, वो दक्षिण भारत के लोगों को लुभा रहा है। सीटों में कितना बदलेगा ये तो परिणाम बताएगा। विजय जी, देखिए, सबसे बड़ी बात जो कर्नाटक और तेलंगाना में परेशानी थी भारतीय जनता पार्टी को, वो तमिलनाडु में नहीं है। अन्नामलाई बहुत स्ट्रांग लीडर के तौर पर निकल कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, यंग लीडर हैं, और वो एक तेजी से उन्होंने वहाँ पे ग्राफ बढ़ाया। दूसरा काम उत्तर प्रदेश की तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया है। उत्तर प्रदेश में था कि जो समाजवादी पार्टी के साथ वोट थे SC के, और मायावती के साथ जो ST वोट थे, जाटव और यादव वोट, उसके अलावा जितने वोट थे उस पर फोकस करके भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जगह बनाई। इसी तरह से यहाँ पर तमिलनाडु में वो जो DMK और AIDMK के अलावा जो वोट है, जो सनातन का जिस तरह से
लगातार वहां पर चलता रहा, विरोध चला है, और विरोध के पहले भी एक अलग था, लेकिन उसके अलावा बहुत बड़ी आबादी है जो हिंदू संस्कृति के साथ, हिंदुत्व के साथ जुड़ी हुई है। तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर सबसे बड़े मंदिर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के, और प्रधानमंत्री को यदि आप देखें तो तमिलनाडु में उन्होंने जो पूरी दौरे किए हैं, रैली की है, उसमें मंदिरों में ही सबसे ज्यादा रैली की है। तो वो पूरा का पूरा एक नैरेटिव बदलना, और वो जो वैक्यूम है उस वोटर के लिए जो जगह नहीं थी डीएमके और एआईएडीएमके पार्टी के पास, उस वोटर को वो अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा बदलाव तमिलनाडु में मैं देख रहा हूँ। सीटें कितनी बदलेगी, क्योंकि सीटों को परसेंटेज में बदलना बहुत मुश्किल काम है। 3%, 6% से या 10% पर भी कोई सीट निकल पाती है कि नहीं निकल पाती, लेकिन डीएमके एआईडीएमके का जो बचा हुआ वोट है उसके अलावा, और चेन्नई की सीट मुझे लगा, मैं 1 महीने विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु में रहा हूं, तो वहां पर अब जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर उस तरह की नाराजगी नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में भी एक रीजनल सेंटिमेंट तो है ही, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उस रीजनल फैक्टर को क्या के.एन. अन्नामलाई बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि लगातार वो यात्रा कर रहे हैं, को खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बाकायदा उनका हमेशा अप्रिसिएशन करते हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि मंच पर प्रधानमंत्री उनके साथ बैठे हैं। वो तो ठीक है, मगर रीजनल एस्पिरेशन जो है वो टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा विकन होने में अलग। हम लोग यहाँ अक्सर बात करते थे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के बाद, ऐसा कैसे हो सकता है कि दक्षिण इससे अछूता रह जाए? बहुत सारे वजहों में से एक वजह तो वो भी होगी, तो उसी का नतीजा दिख रहा है ना आपको। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, जैसे ये जो मंदिर का यात्रा वगैरह कर रहे हैं, बट नॉर्थ जैसे, उत्तर जैसे जो असर है उतना नहीं है अभी तक। ऐसा नहीं पकड़ा जोर, जो उत्तर में राम मंदिर का जो जोश है तो पकड़ भी नहीं सकता अचानक। उतना जोर पकड़े तो 40 में 40 भी आ जाएंगे ना, उत्तर प्रदेश की तरह। उतना जोर नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप इसको जरा थोड़ा देखिए ना कि कैसे चीजें। एक तो ये कि जब आप अन्नामलाई की बात करते हैं, जब हम हिंदी पार्टी कहते तो सिर्फ इतना भर नहीं था, वो वहां कहते थे कि हम ब्राह्मणिकल जो सत्ता है, पावर है, उससे लड़ रहे हैं। उसमें उन्होंने कांग्रेस को भी चिन्हित किया, भारतीय जनता पार्टी को भी चिन्हित किया, लेकिन बीजेपी की पूरी लीडरशिप अन्नामलाई सहित तो कौन सी है, वो वहां की पिछड़ी और अनुसूचित जाति से। दूसरा क्या है, जब हमने देखा था, जब संसद में सेंगोल की स्थापना हुई, जो अधीनम के जो वहां से संत आए थे, जो पुजारी आए थे, कमाल की बात यह है कि बहुत से लोग टिप्पणी करते हैं, उनमें से कोई ब्राह्मण नहीं था, वो सब पिछड़ी जाति की पीठ है जो अधीनम है। तो तमिलनाडु की राजनीति में एक नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की है, वो शायद अभी दिख नहीं रही। टाइम लगेगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जयललिता जी की पार्टी शून्य हो गई, वो वोटर कहां जाएगा? वो स्टालिन की पार्टी को वोट नहीं करने वाला है। उसको अन्नामलाई में अपना नेता दिख रहा है, उसको नरेंद्र मोदी में जो तमिल एस्पिरेशन है, रीजनल एस्पिरेशन है, और सबसे ज्यादा देश में अगर किसी की चर्चा इधर हो रही है तो तमिल एस्पिरेशंस की होती है, और अन्नामलाई को शायद भारतीय जनता पार्टी इसीलिए थोड़ा, जिसको कहते हैं कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन, वो बढ़ावा दे रही। तो कहीं ना कहीं जयललिता को वोट देने वाला वही वोटर है जो 5 सीटों के रूप में बीजेपी को इस वक्त यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये हमने बात की तमिलनाडु के पोल की, लेकिन अब बात हम करेंगे ब्रेक के बाद केरल और आंध्र प्रदेश की, जहां पर क्या यही सवाल है कि तमिलनाडु की तरह बीजेपी का खाता खुल सकता है, क्या वहां पर भी कमल खिल सकता है? छोटा सा ब्रेक के बाद केरल और आंध्र के ओपिनियन पोल आपको दिखाएंगे। स्वागत एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल, और आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की 130 सीटों की। 5 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों की बात हम कर चुके हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 2019 से 1 सीट ज्यादा 5 सीट जीत सकती है, बीआरएस 2, कांग्रेस 9 और एआईएमआईएम 1। कर्नाटका में बीजेपी को जहां 25 सीटें मिली थी पिछली बार, इस बार 22 सीटें अपने दम पर जीत सकती है, और अपने साथी जेडीएस को मिला दें तो 24 सीटें। जेडीएस को 2 सीटें मिलती दिख रही है, कांग्रेस को 4, और तमिलनाडु और पुडुचेरी की 1 सीट जोड़कर 40 सीट बनती है। यहां भी बीजेपी खाता भी खोल रही है और कांग्रेस पार्टी के बराबर लगभग खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। 5 सीटें बीजेपी इस बार तमिलनाडु में जीत सकती है, कांग्रेस 6, एआईएडीएमके 4 और डीएमके इस बार भी नंबर 1 पार्टी तमिलनाडु की बनती हुई हमें दिखाई दे रही है 20 सीटों के साथ। अब बचते हैं केरल और आंध्र प्रदेश। केरल में 20 सीटें और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, कुल 45 सीटों का सर्वे आपके सामने भी और हम रखेंगे। कुल मिलाकर 130 में से 85 सीटों में से बीजेपी फिलहाल 35 सीटों पर आगे बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही है। 35 सीटें जीत सकती है, और बाकी दल जो है मिलाकर 43 सीटें, कांग्रेस 43 सीटें और बाकी दल 7 सीटें जीत सकते हैं। अब आपके सामने केरल का सर्वे रखते हैं। केरल की 20 सीटें उतनी ही मुश्किल हैं बीजेपी के लिए जितनी तमिलनाडु की हुआ करती थी, और इस बार हमें जो सर्वे बता रहा है वो है कि तमिलनाडु की तरह केरल में भी एक करिश्माई नतीजा बीजेपी को मिल सकता है। 3 सीटें बीजेपी केरल में इस बार जीत सकती है, यानी दक्षिण भारत में
तेलंगाना, कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु के बाद चौथा राज्य केरल बन सकता है जहां भारतीय जनता पार्टी स्कोर करेगी इस बार। खाता खुलता दिख रहा है, 0 से 3 सीटों तक बीजेपी आ रही है और यही वजह की नजर है लगातार वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की, और यही वजह कि 10 उम्मीदवार अब तक घोषित कर भी दिए जा चुके हैं। अपने बड़े बड़े चेहरों को बीजेपी वहां से उतार रही है और उसका कहीं ना कहीं नतीजा यहां पर दिखाई भी दे रहा है जो ओपिनियन पोल में कि बीजेपी 3 सीटें फिलहाल केरल में जीतती हुई दिखाई दे रही है, यूडीएफ 11 और एलडीएफ 6 सीटें। कितना सरप्राइजिंग फैक्टर कृष्णा सर आपको लग रहा है बीजेपी का 3 सीटें केरला में जीतना? 3 तो नहीं, एक या 2 तो आ सकता है, क्योंकि पालाघाट का शायद थोड़ा जहाँ पे है पोजीशन, बट उससे ज़्यादा मेरे को 3 थोड़ा ज़्यादा ही है। 3 आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा है? थोड़ा ज़्यादा नहीं, हायर साइड। मुझे लगता है कि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की केरल में आ सकती है। एक तो सबरीमला मामला के बाद भारतीय जनता पार्टी वहाँ थोड़ी स्ट्रांग हुई वहाँ पर, और उसके अलावा वहाँ पर एजावा समुदाय इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जमीनी स्तर पर सपोर्ट कर रहा है। नायर कम्युनिटी जो AK एंटोनी अभी जो सीट से लड़ रहे हैं, वो नायर कम्युनिटी भी जो हिंदुओं की एक बड़ी कम्युनिटी जो भारतीय जनता पार्टी के इस बार वहाँ जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है केरल में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत सकती है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा। 3 सीट मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार वहाँ जीत सकती है केरल में। अभी तो मैं आपको एक सीट बताऊंगा, उसमें आपको हारने वाले पर ज्यादा हैरानी होगी। जो सीट बीजेपी को मिल सकती है लेकिन हारने वाले का नाम आपके सामने रखेंगे। अरे कृष्णा सर, वैसे आपके लिए क्या ज्यादा हैरानी है, तमिलनाडु में बीजेपी की सीट निकलने या केरल में? ज्यादा मुश्किल आप मुझे तो लग रहा है केरल में 3 तो काफी ज्यादा हैरानी वाली बात हो जाएगी। अच्छा ठीक है, विजय जी देखिए, केरल को यदि देखें राज्य को, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा शाखाएं केरल में, और वहाँ पर जो एंटी हिंदू कह लें या लेफ्ट कह लें या और जो है उनका जो वायलेंस फाइट है वो संघ में और उनके बीच में लगातार रही है पिछले 50 साल में। इसलिए वहाँ पर वो गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और उस गुस्से को संगठन के साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी एक नए नतीजे पर या नए रास्ते तक पहुंच सकती है। सीट कितनी आएगी मैं नहीं कह सकता कि किस तरह की सीट वहां पर आ रही है, लेकिन काम वहां पर बढ़ा है और प्रधानमंत्री ने भी उस पर फोकस किया। ईसाई समुदाय के भी बहुत सारे लीडर्स को अब पार्टी ने अपने साथ रखा है। वो कितना वो औपचारिक है या कितना उसमें समावेशी हो पाते ये नहीं मुझे पता, लेकिन उस जो गुस्सा पिछले 10-20 साल से 25 साल से बढ़ रहा है ना, वो रिजल्ट में निकलने की संभावना भारतीय जनता पार्टी देख रही है, ऐसा मुझे लगता है। और प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के बाद केरल पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। वहाँ पर पार्टी का लीडर तो कोई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो एक्सरसाइज की है वो कितने नतीजे में बदलती है ये आपको बताएगा कि कितनी सीटें मिल रही हैं। और हर्षवर्धन जी, एक सरप्राइज बीजेपी ने इस बार दिया भी है, एक मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने उतार दिया है। ये बीजेपी पर हमेशा आरोप लगा कि मुस्लिम कैंडिडेट को कभी वो सीट पे कहीं नहीं से नहीं उतारती है, लेकिन केरला में वो हमें देखने को मिला है, वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। देखिए, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रयोग किया था विधानसभा के समय। जितने योग्य और अच्छे उम्मीदवार केरल में भाजपा ने दिए थे उतने कई नहीं दिए थे। वाइस चांसलर, साइंटिस्ट, बहुत शानदार लोग। ई श्रीधरन को तो चेहरा ही बना दिया था। लेकिन मुश्किल ये है कि वहां आधार कितना है, वहां आधार नहीं था। इसके बावजूद मुझे लगता है कि 3-4 सीटें हैं, पलक्कड़ है, त्रिशूर है, पत्तनमतिट्टा है, तिरुवनंतपुरम है, जहां भारतीय जनता पार्टी उम्मीद से है। अब वो जीतेगी या नहीं जीतेगी ये अलग बात होगी। दूसरा ये कि क्या AK एंटनी जैसे लोग जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, AK एंटनी के बेटे जो अनिल एंटनी हैं, अब वो क्या कुछ वोट कांग्रेस का लेकर आ पाएंगे, ये बड़ी चीज होगी। अगर वो कुछ वोट लेकर आ पाएंगे तो जहां भारतीय जनता पार्टी को 2 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख वोट मिले हैं, वहां वो जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। केरल में सीट जीतना ये हमेशा, अभी भी कोई भी बात करेगा तो भावेश जी से कहेगा कि भाई अभी दिवा स्वप्न दिखा रहे हो, मुश्किल तो है। चलिए तो मैं आपके सामने कुछ सीटें रखता हूं। मल्लापुरम सीट जो है जिस पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया वो IUML की मजबूत सीट है। अच्छा, उससे पहले आपको हम केरल की सीटें दिखाएं, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त चेन्नई में है, वहां उन्होंने जो सभा की है वहां उनका एक स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहते हैं। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ही ये कहते हुए की है कि जब भी वो तमिलनाडु आते हैं कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। साथियों, तमिलनाडु के प्रति मेरा लगाव बहुत पहले से है। मुझसे आपका प्रेम भी बहुत पुराना है, लेकिन इधर कुछ वर्षों से मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है।
इन्हें इस बात से तकलीफ होती है कि बीजेपी का जनाधार यहां लगातार बढ़ रहा है। ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने खासकर तमिलनाडु को लेकर के जितना अनवरत प्रयास किया है, उसके बाद अगर कोई सर्वे दिखा रहा है कि 5 सीटें बीजेपी की तमिलनाडु में आएंगी तो बड़ा उनके लिए बड़ा ये सुख देने वाला होगा। हम लोग केरल की सीटों की बात कर रहे थे, उतना ही आश्चर्यजनक है केरल में बीजेपी की सीटें निकलना कुछ लोगों के लिए, लेकिन 3 सीटें भावेश का सर्वे जो है वो दिखा रहा है कि केरल में जीत सकती हैं। मैं आपसे पूछा तो जैसे तिरुवनंतपुरम की सीट है, तिरुवनंतपुरम यानी कि शशि थरूर की सीट, जो यहां से 3 बार से लगातार जीत रहे हैं। और शशि थरूर एक अपने आप में एक प्रोमिनेंट चेहरा भी हैं और एक लोकप्रिय चेहरा भी हैं। इस बार उनका मुकाबला राजीव चंद्रशेखर से है। आपको क्या लगता है सीट किसके पास जा रही होगी, हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये इस सीट पर जिसको हम कहते हैं ना कि 2-3 चीजें हुई। एक तो ये कि अगर आपको ध्यान में हो, जब इजराइल फलस्तीन, दरअसल इजराइल हमास वो युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, हमला हुआ था, तो उस वक्त शशि थरूर साहब एक कार्यक्रम में गए और उस कार्यक्रम में लोग उनसे नाराज हो गए। अब वहां पर जिस तरह का सेंटीमेंट है, क्या राजीव चंद्रशेखर उसको ठीक से अच्छे से संभाल के रख पाएंगे? लड़ाई वहां कड़ी हो सकती है, जीत के कितना नजदीक है ये कह पाना। मैं आपको बताता हूं, ये सर्वे भावेश का बता रहा है कि ये सीट इस बार बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। तिरुवनंतपुरम की सीट पर बीजेपी जीत सकती है और राजीव चंद्रशेखर और जो मुकाबला उनका होने जा रहा है शशि थरूर के साथ, शशि थरूर को राजीव चंद्रशेखर हरा सकते हैं केरल की तिरुवनंतपुरम सीट पर। यह पहला सीट का रुझान था। वायनाड की सीट है जहां से राहुल गांधी पिछली बार चुनाव लड़े 2019 में, और इस बार उनके अपने साथी नहीं चाहते थे लेफ्ट के कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े। उनको लगता था जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है आप वहां जाकर के लड़िए, आप यहां एक सीट यहां पर क्यों अपने रिजर्व करने के लिए आए। लेकिन वहां पर कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। हालांकि लेफ्ट ने उम्मीदवार दे दिया उनके सामने, डी राजा की पत्नी एनी राजा को, लेकिन राहुल गांधी कंफर्टेबली अपनी सीट जीतेंगे, इसमें कोई शक जो है वो दिखाई दे नहीं रहा है। अब मलप्पुरम की बात कर लेते हैं। इंडिया अलायंस की पार्टी आईयूएमएल का ये गढ़ है। 2008 में परिसीमन के बाद ये संसदीय सीट बनी और तब से वहां से आईयूएमएल ही जीत रही है, जहां से अब्दुल समद समदासी सांसद हैं और बीजेपी ने इस सीट पर अपना इकलौता उम्मीदवार जो मुसलमान है उसको उतारा है। अब्दुल सलाम को वहां से बीजेपी ने कैंडिडेट के तौर पर उतारा है, तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी ने इस बार एक सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पर अब्दुल सलाम को उतारा। लेकिन जो ओपिनियन पोल बता रहा है कि इंडिया अलायंस वहां से जीत रही है, यानी कि आईयूएमएल की जीत वहां से होती दिखाई दे रही है। त्रिशूर की बात करते हैं। त्रिशूर में कांग्रेस के टीएन प्रतापन सांसद है। बीजेपी ने सुरेश गोपी को वहां से उम्मीदवार बनाया और 2019 में यहां कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी के बीच में जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला था और ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सीट लेफ्ट के खाते में यानी कि सीपीआई के खाते में दिखाई दे रही है। अब अटिंगल सीट की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस के अदूर प्रकाश वहां से मौजूदा सांसद हैं। बीजेपी ने यहां से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी का ये ट्रेंड कि कई मंत्रियों को, कई बड़े चेहरों को उन्होंने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, जिसमें से वी मुरलीधरन का नाम है। 2019 में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था और बीजेपी के वोट शेयर में सबसे ज्यादा उछाल यहीं से हुआ था। जो 13% वोट शेयर बीजेपी को 2019 में मिला, उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन अटिंगल सीट का था और केरल के त्रावणकोर रीजन में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है। और जो ओपिनियन पोल बता रहा है कि यहां से केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन अपनी सीट को निकाल सकते हैं, यानी कि यह सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। समीर जी, ये तीनों सीटें या 5 सीटें जिस पर हमने बात की, कौन सी सरप्राइजिंग फैक्टर आपको लग रहा है इसमें, और क्या लग रहा है कि इसके अलावा भी कौन सी ऐसी सीट है जो बीजेपी के खाते में जा सकती है? शशि थरूर हार सकते हैं। बिल्कुल, मुझे तिरुवनंतपुरम सीट का जरूर लग रहा है कि शशि थरूर बहुत लोकप्रिय है वहां पर, पर्सनालिटी है और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं वहां पर वो। अगर वो हार है हालांकि राजीव चंद्रशेखर लगातार उस सीट पे सक्रिय रहे, लगातार जाते रहे, वो लगता है मुझे पहले से तय हो गया होगा राजीव चंद्रशेखर को उस सीट से लड़ाया जाएगा, शायद उन्हें मैसेज भी दिया होगा। इससे वो लगातार हर महीने उन्होंने तिरुवनंतपुरम सीट का दौरा किया है केरल के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि यह सीट मुझे एक सरप्राइजिंग लग रही है। इसके अलावा मुझे त्रिशूर सीट का लग रहा है कि जैसे सुरेश गोपी पिछली बार ने बहुत अच्छी फाइट दी थी, प्रधानमंत्री मोदी अभी उनकी बेटी की शादी में भी गए थे अटेंड करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब रोड शो किया था तो सुरेश गोपी जीप पे प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे। तो सुरेश गोपी की एक सीट मुझे त्रिशूर लग रही थी, वो शायद वो भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत सकती है, लेकिन वो हारते हुए दिख रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जरूर जीत रही है 3 सीटों में, लेकिन कांग्रेस के लिए मुझे लगता है बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस 15 सीटें जीती थी केरल से, इस बार यूडीएफ को 11 सीटें मिल रही है। इसका मतलब 2 सीटें कम कर दिया जाए तो कांग्रेस को 9 सीटें वहां अगर मिल रही है तो यह तय है कि कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो जो 52 सीटें कांग्रेस ने 2019 में जीती थी, उसमें से 15 सीटें तो केरल से ही आई थी। तो ऐसे स्थिति में अगर यूडीएफ को अगर 15 सीटें मिल रही है, मतलब कांग्रेस को 7 से 8 सीटों का नुकसान केरल से हो रहा है।
और बाकी उत्तर भारत में तो कांग्रेस के पास कहीं स्पेस ही नहीं कि वो सीटें बढ़ा सकता है। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के लिए इस बार 2019 की जो टैली है वहां पर पहुंचना भी बहुत मुश्किल होगा। और अगर यूडीएफ 11 सीटें लेता है तो ये आपने वही बात करी, जब लोग बात करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी को 370 सीटें आएंगी तो पलट के पूछते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी 50 के ऊपर जाएगी। वही स्थिति दिख रही वही है। सवाल छोड़ दिया है इसमें। ठीक है, नहीं बात सही है, कांग्रेस यहां से नीचे जा रही है जी। केरल जो है, केरल का जो लॉस है कांग्रेस को, कर्नाटक और तेलंगाना से काफी कुछ उसमें वो जोड़ सकते हैं। केरल का, कर्नाटक और तेलंगाना में बढ़ रही है कांग्रेस। हाँ वही तो कह रहा हूँ, कर्नाटक और तेलंगाना दोनों मुझे जगह। पता है बहुत लोगों के लिए सरप्राइज हो सकता है कि बीजेपी 3 सीटें केरल से कैसे ला सकते हैं, लेकिन आप हिस्टोरिकल डेटा भी देखिए। बीजेपी 2019 में 8 सीटें ऐसी थी जिसमें 15 से लेकर 40%, 38% के आसपास उसका वोट बैंक रहा और वोट लेके आई है, जिसमें 4 ऐसी सीटें थी जिसमें बहुत क्लोज फाइट हुआ था, जिसमें एक त्रिशूर की सीट थी, एक तिरुवनंतपुरम की। जब हम लोग बार बार बात करते हैं, हम बोल रहे 2014 में शशि थोड़ा हारते बचे थे, बहुत 1-2% से ही था। 2019 में उन्होंने जीत कैसे किया सबको पता है। वहां पे सीपीएम के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग था। हो सकता है इस बार फिर अंडरस्टैंडिंग, हाँ देखिए मेरा काम होता है लोगों ने जाए उसको रिपोर्ट करना, अब अंडरस्टैंडिंग कुछ हो उसके बाद जीत जाए तो आप बिल्कुल डिफेंसिव मत लेकिन देखिए पिछले कुछ दिनों में, अब लगभग 1-2 साल में आप देखिए जो प्राइम मिनिस्टर का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ जो आउटरीच रहा है, उसमें आप देखेंगे जो माइनॉरिटी क्रिश्चियन है उसको बीजेपी खासकर टारगेट करे, जिसका बीजेपी को फायदा हो रहा है। दूसरा आप ठीक से देखिए, एक कासा करके ऑर्गेनाइजेशन है जो केरला में बहुत एक्टिव, उसका आप एक तरह का घोषणा देखिए तो उसका जो घोषणा है वो आरएसएस से बहुत मिलता जुलता है। जैसे आरएसएस लव जिहाद की बात करते हैं, वहां पे वो संगठन भी लव जिहाद को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव है, और जिसका एक यूथ जो क्रिश्चियन यूथ है, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी की जो मैं बात किया, उसमें एक बहुत अच्छा खासा इफेक्ट देखा जाए, जिसका लगभग 6 से 7 सीटों में, मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री ने डबल डिजिट कैसे कर लिया, 6 से 7 सीटों में जरूर असर देखा जा रहा है। बीजेपी लगभग फाइट में है वहां पे। देखिए, लेकिन अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए तो काफी अरसे से सपने जैसा होगी कि दक्षिण के 4 राज्य हमने दिखाए हैं और चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। जरा आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। 25 सीटें यहां पर है, लेकिन बीजेपी का खाता पिछली बार यहां पर नहीं खुला था, 0 सीट पर थी, लेकिन इस बार बीजेपी अभी भी 0 सीट पर है। ये वही है जहां पर खाता इस बार भी बीजेपी का खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। वाईएसआरसीपी 15 सीटें, टीडीपी 10 और कांग्रेस भी 0 पर ही है। तो ये वो आंध्र प्रदेश राज्य है जो बीजेपी के लिए एक चुनौती है, और ये चुनौती अभी भी बना हुआ है क्योंकि यहां पर भी अभी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। इस बार ओपिनियन पोल में ये ओपिनियन पोल कितना सही साबित होता है और क्या क्या चैलेंजेस विजय जी बीजेपी के सामने है आंध्र प्रदेश भी वही है। जगन रेड्डी जो है वो एक स्ट्रांग लीडर के तौर पर आंध्र प्रदेश में आए हैं, और वो आंध्र प्रदेश के इमोशंस को, और खासतौर से कांग्रेस से निकलने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है, तो उनका जो जलवा है कहना चाहिए वो बरकरार है। और भारतीय जनता पार्टी को तो मुझे नहीं पता कि वो क्या समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो आंध्र प्रदेश में नेतृत्व संगठन को लेकर कुछ रणनीति बना रहे हैं। वो यदि टीडीपी के भरोसे बैठे हैं या पवन कल्याण के भरोसे बैठे हैं तो मुझे नहीं पता, अपने भरोसे तो वो कुछ नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य वहां नहीं हो रहा। तो जो अच्छी खबर बीजेपी के पास तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तक आ रही थी, वो आंध्र प्रदेश में आते आते कई बुरी खबर ही बन गई। नहीं किया, लेकिन वी मुरलीधरन जो है ना, वो मजबूत लीडर है, संगठन के बड़े लीडर रहे हैं, और उनका चाणक्य के तौर पर भी, बैकरूम लीडर के तौर पर भी वी मुरलीधरन को माना जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि उनको आप इग्नोर कर सके। लेकिन आंध्र प्रदेश का अगर रिजल्ट वाईएसआरसीपी को 15 सीट दिखा रहा है तो इसका मतलब वाईएसआरसीपी को नुकसान हो रहा है। 2019 में 22 सीटें जीते, 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। टीडीपी को कांग्रेस को फायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था, तेलंगाना से टूटा था, तो वहां पे लोगों को नाराजगी है कि आपने तो प्रदेश को तोड़ा और हैदराबाद जो चला गया तेलंगाना के पास, तो वो भी है कांग्रेस के साथ नाराजगी। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। और वैसे भी अगर 2019 का चुनाव देखेंगे तो नोटा से भी कम वोट कांग्रेस को मिले, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिला था कांग्रेस को। तो मुझे बीजेपी को बहुत कम वोट मिला था नोटा से भी, तो बीजेपी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। कांग्रेस का जरूर ठीक ठाक वहां रहा था, लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आंध्र प्रदेश में देखिए वाईएसआर और टीडीपी में बहुत ज्यादा गैप नहीं है फिलहाल बहुत ज्यादा एंटी इनकमेंसी है वाईएसआर के साथ। बस उसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि टीडीपी पिछले कुछ दिनों से उसके साथ सेंटीमेंट जो है, जिस तरह वो अरेस्ट हुए, बहुत सारे मामले हुए, उसको सेंटीमेंट जरूर जुड़ा है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। अगर बीजेपी के साथ अलायंस होता है, मैं कह रहा हूँ 2014 के रिजल्ट का फिर से देखे, टीडीपी और वाईएसआर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन टीडीपी फिर भी सरकार बनाई
थी और बड़े जीत लेके आ गए थे। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा एडवांटेज था बीजेपी के साथ होना, और चूंकि ये नेशनल इलेक्शन के साथ होता है, वहां पे असेंबली इलेक्शन, तो टीडीपी को फायदा मिला था। इस बार यदि अलायंस होता तो हो सकता है टीडीपी आगे निकले। इसलिए मैं बहुत लोगों से कहता हूं, इस बार फिर कहता हूं, आंध्र प्रदेश के इस बार प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। फिलहाल अभी ग्राउंड यही है कि वाईएसआर के साथ एडवांटेज जरूर है, लेकिन टीडीपी बहुत पीछे नहीं है वहां। देखिए, अगर आप ओवरऑल देखें तो बीजेपी के तो फर्क पड़ेगा। 130 सीटों में से 29 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में। अगर आप केवल बीजेपी की सीटें ही काउंट करें तो ये 35 सीटें, 35 पर बीजेपी पहुंच रही है। पिछली बार ये आंकड़ा 29 तक था, तो बीजेपी को 400 तक पहुंचने के लिए कितना सीटें जीतनी होंगी दक्षिण के इन राज्यों में? आखिरी आप लोग पूछ रहे हैं? तो इसमें तो कोई योगदान हुआ नहीं ना उनका। साउथ से तो कोई कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ा नहीं। तो क्या 435 सीटों से 6 400 सीटें तक आपने पहुंच बढ़ाई पाएगी हैं, बीजेपी? हालांकि तो 5 ही सीटें बढ़ी है कायदे से। 30 सीटें थी एनडीए के पास वहां पर, एक इंडिपेंडेंट के साथ, 26 सीटें कर्नाटक में और 4 सीटें यहाँ पर, तो 30 सीटें थी, 35 हो रही है। मुझे लगता है 35 सीटें हो सकती है यहाँ पर, लेकिन उसको 400 में कितना कंट्रीब्यूशन होगा आप भी सोच लीजिए। 5 सीटें बढ़ती हैं तो कितना कंट्रीब्यूशन होता है 100 सीटों में? तो यानी बीजेपी को और जगहों पर मेहनत करनी होगी। समीर जी, जगह नहीं बची है। जगह नहीं बचे, कहाँ मेहनत करना है। और जो मेहनत वाली कैसे जगह होगा है 400? उसमें वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, बिहार है और झारखंड है। झारखंड भी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, खासतौर से 3 जो राज्य हैं, वहां तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को नंबर बढ़ाना मुझे मुश्किल लगता है। इस सवाल का जवाब आपको कल मिल जाएगा जी। भारतीय जनता पार्टी को 370 या एनडीए को 400 सीटें आ रही हैं या नहीं है, या ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कल आपके सामने हम ओवरऑल ओपिनियन पोल जो है वो रखने जा रहे हैं आपके सामने। पूरे देश में किया गया हमारा और भावेश का वो सर्वे आपके सामने होगा। किस राज्य में बीजेपी कहां है, कांग्रेस पार्टी कहां है, जानना चाहते हैं। कांग्रेस 50 के ऊपर जाएगी या नहीं, बीजेपी पिछली बार 303 के कितना ऊपर जा सकती है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल जब आप देखेंगे पूरे देश का सर्वे। आज बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।